इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी 02 में आपका स्वागत है। चैप्टर 131। खुशी मुस्कुराते हुए पीछे पलट के आ गए। खुशी ने बस एक नज़र ही गिलराज को देखा था और खुशी वापस पलट के हिचकते हुए, मुझे चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है और घर में किसी को नहीं पता मैं कन्हा हूँ। खुशी इसलिए जल्दी से पलट गई थी और जाने की बात कर रही थी क्योंकि गिलराज बाथरूम से सिर्फ नीचे पेंट पहन के आया था लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं पहना था और ऐसे खुशी देखना नहीं चाहती थी। खुशी गिलराज का जवाब सुने बिना जाने लगती है। तभी पीछे से गिलराज सुनो, गिलराज के सुनो बोलने पे खुशी को रुकना पड़ता है। खुशी धीरे से, हाँ थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज, गिलराज खुशी से रिक्वेस्ट करके बोलता है। खुशी कैसे समझाए उसे कि वो बाहर क्यों जाना चाहती है। खुशी अपनी आंखें भींच लेती है और अभी भी बिना पलटे बोलती है, लेकिन गिलराज खुशी के नजदीक आके खुशी का हाथ पकड़ के बोलता है, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। गिलराज को इतना फोर्सली बोलते देख खुशी बोलती है, अच्छा ठीक है मैं बाहर वेट करती हूँ। हाँ, गिलराज ने हाँ तो बोल दिया था लेकिन खुशी का हाथ नहीं छोड़ा था। आखिर खुशी को पीछे पलटना ही पड़ता है। खुशी पीछे पलट के हिचकते हुए बोलती है, मेरा हाथ छेड़ेंगे तभी तो मैं जाऊंगी। गिलराज खुशी का हाथ छोड़ देता है। खुशी वहां से जाने लगती है तभी उसे कुछ याद आता और वो वापस पलटती है। खुशी देखती है कि गिलराज के हाथ पे चोट लगी है। उसे देख के खुशी की आंखें बड़ी हो जाती है और खुशी आश्चर्य से, ओह ये क्या हो गया, ये चोट कैसे लग गई। गिलराज अपने हाथ की तरफ देख के, ये वो दीपू को पकड़ते वक्त चोट लग गई थी। दीपिका का नाम लेते ही गिलराज को दीपिका की याद आ जाती है। खुशी थोड़े गुस्से भरी आंखों से गिलराज को देखती है और हाथ पकड़ के रूम में रखे सोफे पे बैठा देती है। क्या करते हैं आप, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, खुशी बोलते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर चोट की पट्टी करने लगती है। गिलराज ने आज पहली बार खुशी को इस तरह देखा, नहीं तो हमेशा मस्ती करते मजाक करते कभी भी सीरियस होते नहीं देखा था, लेकिन आज खुशी कुछ अलग ही लग रही थी। गिलराज खुशी को आंखें भर के देख रहा था और खुशी पट्टी करने में लगी थी। गिलराज अचानक खुशी का हाथ पकड़ लेता है। अचानक गिलराज के हाथ पकड़ने से खुशी भी गिलराज की तरफ देखने लगती है और खुशी की आंखें गिलराज की आंखों से जा मिलती है। गिलराज बहुत ध्यान से खुशी को देख रहा था। ये जो खुशी है इसे गिलराज ने कभी देखा नहीं था, लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा था। खुशी को भी ये सब अजीब लग रहा था और साथ ही उसकी धड़कनें भी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। खुशी मुस्कुरा के अपनी भौएं उठा के गिलराज से, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। खुशी के पूछने पे गिलराज खुशी के माथे को प्यार से चूम लेता है और बहुत प्यार से, ई लव यू। गिलराज के ई लव यू बोलते ही खुशी ब्लश करने लगती है और खुशी गिलराज को जहां लगी थी उसी पे दबा देती है और शरारती मुस्कुरा के साथ, क्या बहुत प्यार आ रहा है, हाँ। दर्द से गिलराज की आह निकल जाती है। खुशी गिलराज का दर्द भरा चेहरा देख के मुस्कुरा देती है और फिर गिलराज से, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आ जाइए। खुशी बोलकर जाने लगती है तभी गिलराज फिर से खुशी का हाथ पकड़ लेता है और खुशी को अपनी तरफ लाकर, यही नहीं रुक सकती हमेशा के लिए, ये आप बोल रहे हैं, आप जानते हैं ना सब। गिलराज ने खुशी का हाथ पकड़ा ही था तभी रूम का दरवाजा खुलता है। ओह, ये मीनाक्षी थी। मीनाक्षी गिलराज के लिए नाश्ता लेकर आई थी। मीनाक्षी को वहां देख के गिलराज खुशी का हाथ छोड़ देता है और मीनाक्षी को देख के बोलता है, यहाँ रख दो और रूम में आने से पहले दरवाजे पे नॉक कर दिया करो। गिलराज ने इस तरह बोला था ताकि मीनाक्षी को बुरा भी न लगे और वो समझ जाए। मीनाक्षी गिलराज और खुशी को साथ में देख के बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो अपने चेहरे पे दिखाती नहीं है और मुस्कुरा के हाँ में जवाब देती है। मीनाक्षी नाश्ता रख के वहां से चले जाती है। मीनाक्षी बाहर आके जोर से अपने पैर पटक के अपने दांतों को पीस के अपने आप से बोलती है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरे गिल को मुझसे दूर ले जाएगी। अगर दीपिका यहाँ होती तो अभी इसे धक्का मार के बाहर निकाल देती। मीनाक्षी दीपिका को मिस कर रही थी। खुशी गिलराज से, प्लीज मुझे अब जाना चाहिए। गिलराज खुशी को फिर से गले लगा लेता है। खुशी इस बार तो लगभग जम ही गई थी कि कैसे वो गिलराज को पकड़े। खुशी के हाथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे और गला भी सूख रहा था और धड़कनें भी तेज हो रही थी। खुशी ने अपनी मुट्ठी बांध ली थी। खुशी गिलराज को दूर करके, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, आप आ जाइए। खुशी जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है।
खुशी रूम से बाहर आके चारों तरफ देखती है और फिर आके सोफे पे बैठ जाती। खुशी को वहां का स्टाफ आते जाते देख रहा था। खुशी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, मगर खुशी बस उनको अनचाही मुस्कान के साथ देख रही थी और कर भी क्या सकती थी। खुशी गिलराज का इंतजार कर रही थी, तब मीनाक्षी आके खुशी के पास बैठ जाती है। मीनाक्षी खुशी को देख के मुस्कुराती है और खुशी से बोलती है, क्या आप दोनों सच में फ्रेंड्स हैं? खुशी भी मीनाक्षी को मुस्कुरा के देखती है और हाँ में जवाब देती है। मीनाक्षी को ये सुन के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि खुशी गिलराज की बस फ्रेंड है। मीनाक्षी खुशी से और बात करने लगती है। अच्छा, तो आप दोनों बस फ्रेंड हो? अच्छा है, बस फ्रेंड हो तो, मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोलती है। मीनाक्षी की एक बात जो बात बात में आ जाती थी कि आप फ्रेंड हो क्या, ये बात अब खुशी को परेशान कर रही थी। खुशी को शक हो रहा था कि जरूर कोई बात है, तभी मीनाक्षी इस तरह से बात कर रही है, वरना तो खुशी के घर में आते ही मीनाक्षी खुशी पे अचला बैठी थी। आखिर खुशी मीनाक्षी से पूछ ही लेती है। खुशी थोड़े सीरियस चेहरे के साथ मीनाक्षी से बोलती है, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो कि हम फ्रेंड है या नहीं? कोई बात है क्या? खुशी के सवाल पूछते ही मीनाक्षी हकलाने लगती और अनचाही मुस्कान के साथ, हाँ, मैं वो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मीनाक्षी को हकलाते देख खुशी को लगता है कि उसे अब जानना जरूरी है कि आखिर बात क्या है। इतना हकला क्यों रही हो? सच बताओ, क्या छुपा रही? खुशी को इस तरह सीरियस होके पूछते देख मीनाक्षी को अजीब लगता है और थोड़ा डर भी कि अब वो क्या बोलेगी। कहीं खुशी को कुछ पता चल गया तो वो क्या करेगी। मीनाक्षी मन में सोच ही रही थी, तभी खुशी दोबारा बोलती है, हे, क्या सोचने लगी? क्या बात है, मुझे बता सकती हो? खुशी फ्रेंडली होकर पूछती है। मीनाक्षी कुछ बोलती उससे पहले गिलराज वहां आ जाता है। खुशी गिलराज की तरफ देखती है और फिर किचन स्टाफ से, सर के रूम से नाश्ते की प्लेट ले आओ। स्टाफ का एक व्यक्ति गिलराज के रूम से नाश्ते की प्लेट ले आता है। नाश्ते की प्लेट देख के खुशी गिलराज की तरफ कड़ी नजरों से देखती है। चैप्टर 132 खुशी की गिलराज से शादी, इतना हकला क्यों रही हो? सच बताओ, क्या छुपा रही? खुशी को इस तरह सीरियस होके पूछते देख मीनाक्षी को अजीब लगता है और थोड़ा डर भी कि अब वो क्या बोलेगी। कहीं खुशी को कुछ पता चल गया तो वो क्या करेगी। मीनाक्षी मन में सोच ही रही थी, तभी खुशी दोबारा बोलती है, हे, क्या सोचने लगी? क्या बात है, मुझे बता सकती हो? खुशी फ्रेंडली होकर पूछती है। मीनाक्षी कुछ बोलती उससे पहले गिलराज वहां आ जाता है। खुशी गिलराज की तरफ देखती है और फिर किचन स्टाफ से, सर के रूम से नाश्ते की प्लेट ले आओ। स्टाफ का एक व्यक्ति गिलराज के रूम से नाश्ते की प्लेट ले आता है। नाश्ते की प्लेट देख के खुशी गिलराज की तरफ कड़ी नजरों से देखती है। खुशी गिलराज पे गुस्सा करते हुए बोलती, आपने नाश्ता नहीं किया? कोई बात नहीं, मत करो। और हाँ, मुझे रोकना मत, मैं जा रही हूँ, जब मन करे तो खा लेना। खुशी अपना बैग उठा के जाने लगती है। गिलराज खुशी को ऐसे करते देख मुस्कुरा देता है। उसे फिर से वही पुरानी वाली खुशी दिखाई देती है। गिलराज को मुस्कुराता देख सब हैरानी से और गिलराज को देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पे पानी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो खुशी बात पे मुस्कुरा देता, ये सबके लिए हैरानी की बात थी। लेकिन खुशी नहीं मुस्कुराई, भले दिल में सुकून मिल रहा था। खुशी गिलराज की तरफ प्यार भरी निगाहों से देख के, मैं जा रही हूं, अपना ध्यान रखना। गिलराज इस बार कुछ नहीं बोलता, बस हूं में जवाब देता है। गिलराज खुशी को बाहर तक छोड़ने आता है। खुशी जाते जाते रुक के मीनाक्षी की तरफ देख मुस्कुरा के बोलती है, हे मीनाक्षी, मेरी जरूरत हो तो मुझसे बोल सकती हो, ठीक है? गिलराज खुशी के चेहरे को ही देख रहा था कि अभी जब खुशी आई थी तब मीनाक्षी किस तरह अचला रही थी और अभी खुशी मुस्कुरा के बोल रही है, ये लड़की कब से बदल गई। खुशी नजर भर के गिलराज को देखती है और फिर उसे गले लगा लेती। बाय, जल्दी मिलेंगे। गिलराज खुशी का हाथ पकड़ के मासूमियत से, शादी कर लो मुझसे, अब तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहता। तुम जो भी मुझसे बोलोगी वो करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। खुशी अपने चारों तरफ देखने लगती है, क्योंकि वहां खड़े सभी ने सुन लिया था और सबसे खास तो मीनाक्षी ने, जिसका चेहरा ये सुनने के बाद गुस्से से लाल हो रहा था। खुशी हल्के से मुस्कुरा के गिलराज को देखती है और हाथ पकड़ के धीरे से, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं, कुछ वक्त तो देना पड़ेगा और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए भी जाना है। खुशी गिलराज के गाल पे हाथ रख के, आप समझ रहे हैं न? गिलराज आगे कुछ नहीं बोलता। खुशी भी अब और नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए खुशी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाती है।
खुशी की गाड़ी बाहर जाते तक गिलराज उसे देखते रहता है और वहां खड़े बाकी लोग गिलराज को, सबके मन में यही चल रहा था कि सर मैडम से शादी करने वाले हैं, मतलब ये हमारी मैडम होंगी। और फिर मीनाक्षी की तरफ देख के ये हमारी मैडम नहीं है। गिलराज पीछे पलटता है तो देखता है कि सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। गिलराज अपनी आंखें बड़ी करके हमेशा की तरह देखता है। गिलराज का चेहरा देख के सभी जल्दी से वहां से चले जाते हैं। गिलराज बिना मीनाक्षी की तरफ देखे सीधे अंदर आ जाता है। मीनाक्षी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा के गिलराज के पास जाकर पूछती है, गिल, खुशी आपकी फ्रेंड नहीं है? गिलराज को गिल सिर्फ खुशी बोलती थी और आज किसी और से गिल सुन के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और साथ ही वो गिलराज से सवाल कर रही थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। गिलराज फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता और सोफे पे बैठने के लिए कहता है। मीनाक्षी मुस्कुरा के वहीं सोफे पे बैठ जाती है। गिलराज सीरियस चेहरे के साथ मीनाक्षी की तरफ देख के कहता है, शी इज माई लव, और हम अच्छे दोस्त भी हैं, और हाँ, मुझे गिल बोलने की इजाजत सबको नहीं है। गिलराज के बोलने पे मीनाक्षी सिर्फ हाँ में जवाब देती है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। गिलराज मीनाक्षी से, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, और अगर रहना तो तब भी रह सकती हो। मीनाक्षी फिर से अपना सिर हिला देती है और गिलराज वहां से उठ के जोर से, काका मेरा नाश्ता रूम में पहुंचा दो, गिलराज बोलकर अपने रूम में चले जाता है। मनदीप स्टडी रूम में जी भर के रोने के बाद अपने आंसू पोंछ के बाहर आता है और चेहरे को पानी से धो लेता है ताकि किसी को पता न चले कि वो रोया भी था। मनदीप टेरेस गार्डन में जाकर शांति से बैठ जाता है और वहां के फूलों की खुशबू, वहां की शुद्ध हवा को महसूस कर रहा था। साथ ही मनदीप ये सोच में था कि कभी न कभी तो उसे राम्या को ये बात तो बतानी पड़ेगी ही, जितना लेट करेंगे तकलीफ उतनी बढ़ेगी ही, इसलिए मनदीप उसे सच बताने का फैसला कर लेता है। राम्या की नींद खुल जाती है और वो उठ के चारों तरफ देखने लगती है कि मनदीप कन्हा है, लेकिन उसे मनदीप कन्ही दिखाई नहीं देता। राम्या के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी राम्या अपना पेट पकड़ के मनदीप को देखती है। राम्या स्टडी रूम में देखती, लेकिन मनदीप वहां भी नहीं था और राम्या के पेट का दर्द बढ़ते जा रहा था। राम्या अपना पेट पकड़ के बेड पे बैठ जाती है और रोने लगती है। वो आवाज दे भी तो किसको, आखिर में राम्या अपना फोन लेकर मनदीप को कॉल करती है। मनदीप को राम्या का कॉल आता उससे पहले अपने मन को कड़क करके राम्या को बताने नीचे आता है। मनदीप रूम आते ही जोर से, राम्या। मनदीप देखता है कि राम्या अपना पेट पकड़े बेड से टिक के जमीन पे बैठी थी। मनदीप घबरा के जल्दी से राम्या के पास आता है और पहले राम्या को उठा के बेड पे बैठा के राम्या के आंसू पोंछ के राम्या से पूछता है, क्या हुआ? राम्या का हाथ पेट पे देख के मनदीप बोलता है, पेट में दर्द हो रहा है। मनदीप के पूछने पे राम्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। मनदीप जल्दी से राम्या की दवाइयों में से एक टैबलेट राम्या को खिला देता है और मनदीप राम्या का हाथ कस के पकड़े राम्या के पास बैठा रहता है ताकि राम्या को हिम्मत मिल जाए। राम्या की इस स्थिति को देख के क्या मनदीप राम्या को बता पाएगा बच्चे वाला सच? क्या खुशी सच में गिलराज से शादी कर लेगी, या फिर कन्ही ये गिलराज की कोई नई चाल तो नहीं जो खुशी के जरिए मनदीप से अपनी बहन का बदला लेना चाहता है? मीनाक्षी का खुशी के बारे में जान के क्या होगा? क्या मीनाक्षी को परेशान करने या मारने का प्लान तो नहीं करेगी? इन सब बातों के जवाब जानने के लिए आपको आगे के चैप्टर जरूर पढ़े। चैप्टर 133। मनदीप को राम्या का कॉल आता उससे पहले मनदीप अपने मन को कड़क करके राम्या को बताने नीचे आता है। मनदीप के रूम में आते ही जोर से, राम्या। मनदीप देखता है कि राम्या अपना पेट पकड़े बेड से टिक के जमीन पे बैठी थी। मनदीप घबरा के जल्दी से राम्या के पास आता है और पहले राम्या को उठा के बेड पे बैठा के राम्या के आंसू पोंछकर राम्या से पूछता है, क्या हुआ? राम्या का हाथ पेट पे देख के मनदीप बोलता है, पेट में दर्द हो रहा है। मनदीप के पूछने पे राम्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। मनदीप जल्दी से राम्या की दवाइयों में से एक टैबलेट राम्या को खिला देता है और मनदीप राम्या का हाथ कस के पकड़े राम्या के पास बैठा रहता है ताकि राम्या को हिम्मत मिल जाए। मनदीप ने जो टैबलेट राम्या को दी उसमें एक दर्द की और दूसरी नींद की टैबलेट थी, जिसे खाने के बाद राम्या को अच्छा महसूस हो रहा था और धीरे धीरे करके राम्या को नींद आ जाती है। राम्या को नींद लगने के बाद मनदीप एक गहरी सांस लेता है और राम्या को अच्छे से सुला के राम्या के माथे को प्यार से चूम लेता है। मनदीप के दिमाग में ये बातें बार बार घूम रही थी, जिससे उसके सिर में भी दर्द होने लगा था।
मनदीप राम्या को सुलाकर सावित्री जी के रूम में जाता है उनसे बात करने के लिए। सावित्री जी मनदीप को अपने रूम में देख के, मन अंदर आ जाओ बेटा, क्या बात है। रूम में सिर्फ सावित्री जी ही थी। मनदीप के चेहरे पे पानी भी दिखाई नहीं दे रहा था। मनदीप बिना कुछ बोले सावित्री जी के पास जाके किसी छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ के सिर रख के लेट जाता है और अचानक ही मनदीप के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। मनदीप को इस तरह देख के सावित्री जी घबरा गई थी कि आखिर क्या हुआ जो मनदीप अचानक रोने लगा। मनदीप ऐसा तभी करता था जब वो बहुत परेशान हो जाता था या कोई बात होती थी। सावित्री जी मनदीप के आंसू पोंछ के और सिर पे हाथ फेर के पूछती है, क्या हुआ बेटा, अभी रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। मनदीप कुछ वक्त कुछ भी नहीं बोलता है और लगातार मनदीप के आंख से आंसू बहे जा रहे थे। सावित्री जी भी कुछ नहीं बोलती, बस मनदीप का हाथ पकड़े रहती और सिर को सहलाती है जिससे मनदीप अच्छा महसूस करे। कुछ वक्त बाद मनदीप सावित्री जी का हाथ पकड़ के रोते हुए बोलता है, माँ राम्या, राम्या माँ नहीं बन सकती 3 सालों तक, और अभी जो बेबी उसके पेट में था वो भी अब नहीं रहा। मनदीप की बात सुन के सावित्री जी के पैरों तले जमीन खसक गई थी। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्या जो मनदीप ने कहा वो सच है। सावित्री जी कस के मनदीप को गले लगा लेती है और उनके आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। सावित्री जी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सच है, मगर मनदीप कभी उनसे झूठ नहीं बोल सकता और मनदीप की हालत देख के लग रहा था कि वो सच ही बोल रहा है। सावित्री जी मनदीप के आंसू पोंछ के पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों। मनदीप सावित्री जी को सारी बातें बता देता है कि कैसे ये सब हुआ और राम्या क्यों 3 साल तक मां नहीं बन सकती। मनदीप नाक साफ करके अपने भरे हुए गले के साथ सावित्री जी से बोलता है, मां मैं राम्या से क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इस बात को मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस बात को सुन के उसे कुछ हो न जाए, मुझे डर लग रहा है। सावित्री जी मनदीप की हिम्मत बांधने के लिए कहती है, मन अभी बता देना ठीक रहेगा, अगर बाद में पता चला तो राम्या और भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम्हें हिम्मत रखना पड़ेगा। तुम स्ट्रांग रहोगे तो तभी राम्या को भी संभाल पाओगे। राम्या अभी क्या कर रही है? सावित्री जी मनदीप से पूछती है। मनदीप रूखी सी आवाज में जवाब देता है, राम्या अभी सो रही है। राम्या के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे दर्द और नींद की टैबलेट दे दी थी। सावित्री जी और मनदीप बात कर रहे थे तभी रतनदास जी भी वहां आ जाते हैं। रतनदास जी दोनों को साथ देख के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या बात है, आज आप दोनों साथ बैठे हैं। बोलते वक्त रतनदास जी का ध्यान उन पर नहीं था, लेकिन जब मनदीप की तरफ देखते हैं तो मनदीप का उदास चेहरा दिखाई देता है। मनदीप और सावित्री जी का उदास चेहरा देख के रतनदास जी भी उनके पास जाके बैठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, आप दोनों उदास से लग रहे हैं, क्या हुआ, कोई बात है? सावित्री जी रतनदास जी को सारी बातें बता देती हैं कि क्या हुआ था। सावित्री जी की बातें सुन के रतनदास जी का चेहरा भी उदासी से भर जाता है। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि उनके बेटे बहू के साथ ये सब हो सकता है। रतनदास जी मनदीप को कस के गले लगा लेते हैं। वो अपने बेटे का दर्द समझ सकते थे। रतनदास जी भी मनदीप से वही बात कहते हैं जो सावित्री जी ने कही, चुकी अभी राम्या सो रही थी इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। बातों में काफी वक्त बीत गया था। शाम हो चली थी। खुशी भी गिलराज के घर से शाह मैंशन आ जाती है। खुशी के मन में गिलराज की बातें चल रही थी जो आज गिलराज ने उससे कही थी, और गिलराज का टच वो अभी भी महसूस कर रही थी। आज गिलराज के साथ उसने जो महसूस किया इससे पहले कभी नहीं किया था। घर में अभी बताना या बोलना ठीक रहेगा या नहीं, उसे यही बात सता रही थी, क्योंकि चाहती थी कि वो गिलराज से शादी करे, मगर गिलराज और मनदीप के बीच की जो दुश्मनी है उसके चलते ये सब मुश्किल था। चैप्टर 134 मनदीप ने राम्या को बताया सच। रतनदास जी मनदीप को कस के गले लगा लेते हैं। वो अपने बेटे का दर्द समझ सकते थे। रतनदास जी भी मनदीप से वही बात कहते हैं जो सावित्री जी ने कही, चुकी अभी राम्या सो रही थी इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। बातों में काफी वक्त बीत गया था। शाम हो चली थी। खुशी भी गिलराज के घर से शाह मैंशन आ जाती है। खुशी के मन में गिलराज की बातें चल रही थी जो आज गिलराज ने उससे कही थी, और गिलराज का टच वो अभी भी महसूस कर रही थी। आज गिलराज के साथ उसने जो महसूस किया इससे पहले कभी नहीं किया था। घर में अभी बताना या बोलना ठीक रहेगा या नहीं, उसे यही बात सता रही थी,
क्योंकि चाहती थी कि वो गिलराज से शादी करे, मगर गिलराज और मनदीप के बीच की जो दुश्मनी है उसके चलते ये सब मुश्किल था। रतनदास जी और सावित्री जी मनदीप के साथ मनदीप के रूम में जाते हैं ताकि वो मनदीप की हिम्मत बढ़ा पाए राम्या को हकीकत से रूबरू कराने के लिए। मनदीप के रूम में आते ही राम्या की भी नींद खुल जाती है। मनदीप के साथ रतनदास जी और सावित्री जी को देख के राम्या उठ के बैठ जाती है और बोलती है, माँ पापा आइए न, बैठिए। सावित्री जी राम्या के साइड में जाकर बैठ जाती है और राम्या से, राम्या कैसी हो बेटा, अभी ठीक लग रहा है। राम्या सावित्री जी से, हाँ माँ, बस सिर में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। मनदीप रतनदास जी की तरफ देखता है और रतनदास जी भी मनदीप की तरफ देख के अपनी पलकें झपका के बोलने का इशारा करते हैं। मनदीप धीरे से राम्या के साइड में बैठता है और राम्या का हाथ पकड़ के अपनी उंगलियों को राम्या की उंगलियों में डाल के टाइट पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ को भी राम्या के हाथ पे रख के राम्या की नजरों में देख के धीरे से कहता है, राम्या, हम अब पेरेंट्स नहीं बन सकते। राम्या ध्यान से मनदीप को देख रही थी और मनदीप की बात भी सुन रही थी। मनदीप से ये बात सुन के कि वो पेरेंट्स नहीं बन सकते, राम्या विश्वास नहीं कर पा रही थी। राम्या लगातार मनदीप को देख रही थी और फिर अपनी नजरें घुमा के सावित्री जी और रतनदास जी को देखती है। सावित्री जी हाँ में अपना सिर हिला देती है। राम्या को समझ नहीं आ रहा था, वो जो सुन रही है क्या वो सच है? राम्या का मन बार बार उससे यही कह रहा था। राम्या अपनी शांत नजरों के साथ मनदीप को देखती है और अपने पेट पे हाथ लगा के मनदीप से पूछती है, क्या सच में मैं मां नहीं बन सकती? राम्या के पूछने पे मनदीप सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है। राम्या के चेहरे पे कोई भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। राम्या बर्फ की तरह जम गई थी। राम्या को नहीं रोना आ रहा था। राम्या अब एक शब्द भी नहीं बोलती और मनदीप के सीने से लग जाती है। रतनदास जी और सावित्री जी भी अब वहां से चले जाना ही ठीक समझते हैं और मनदीप से राम्या का ख्याल रखने का कह के वहां से चले जाते हैं। खुशी जो मनदीप के रूम के पास ही थी, सावित्री जी को आता देख जल्दी से पीछे हट के वहां रखे बड़े से वास के पीछे छुप जाती। खुशी अपने दिल की बात बताने राम्या के रूम में आ रही थी, लेकिन तभी उसने मनदीप की बात सुनी, जिसे सुनने के बाद खुशी दरवाजे पे ही खड़े रहकर सारी बातें सुनती है। जिसे सुनने के बाद उसे दीपिका और गिलराज पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उनकी वजह से आज भाई और भाभी ने अपना बच्चा खो दिया और वो 3 सालों तक मां नहीं बन सकती। खुशी सावित्री जी और रतनदास जी के जाने के बाद वो भी नीचे की तरफ जाती। खुशी बहुत गुस्से में लग रही थी। खुशी किसी को दिखे बिना ही घर से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए गिलराज के घर की तरफ निकल जाती है। खुशी की गाड़ी गिलराज के घर के गेट पे आते ही गार्ड गेट खोल देता है। खुशी तेजी से अपनी गाड़ी को अंदर लाकर दरवाजे के सामने लाकर जोर से ब्रेक मारती और खड़ी कर देती। खुशी बिना किसी से कुछ बोले सीधे गिलराज के रूम की तरफ जाने लगाती है। सभी उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। गिलराज के रूम का दरवाजा खुला ही था। गिलराज अपना नाश्ता कर रहा था, उतने में उसे खुशी वहां सामने दिखाई देती है। गिलराज खुशी को देख के मुस्कुरा देता है। गिलराज को यही लग रहा था कि खुशी से उसने जो कहा खुशी उसका जवाब देने आई है और जवाब जरूर हाँ ही होगा। यही सोच के गिलराज मुस्कुराए जा रहा था। खुशी का चेहरा गुस्से से लाल था। खुशी सीधे अंदर आके गिलराज के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी आवाज रूम में गूंज उठती है। थप्पड़ की आवाज आसपास सभी को सुनाई दे जाती है। मीनाक्षी जल्दी से रूम में चले आती है। गिलराज खुशी के इस एक्शन से हैरान था। खुशी के उंगलियों के निशान गिलराज के गाल पे छप जाते हैं। गिलराज अपना गाल पकड़ के खुशी को देखता है और सोचता है कि आखिर उसे खुशी ने थप्पड़ क्यों मारा। क्या उसकी बात खुशी को पसंद नहीं आई? खुशी गिलराज को थप्पड़ मारने के बाद अपना सिर पकड़ के वहीं बेड पे बैठ जाती है और रोने लगती है। खुशी कुछ सेकंड में उठ के खड़ी हो जाती और गिलराज को गुस्से से उंगली दिखा के बोलती है, तुम्हारी और तुम्हारी उस बहन की वजह से मेरे भाई और भाभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। आज उनके दिल पे क्या बीत रही होंगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। खुशी जोर जोर से अचला के बोलती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे परिवार की क्या ये हालत हो गई। सारी खुशियां तुमने एक पल में छीन ली। अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होंगी, है ना? अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारे दुश्मन का परिवार बर्बाद हो गया। खुशी बोलते बोलते वहां रखी चीजों को उठा के फेंकने लगती है।
ये सब देख के मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और मीनाक्षी जोर से खुशी को पकड़ के बोलती है, खुशी पागल हो गई हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई गिल पे हाथ उठाने की। मीनाक्षी को जोर से बोलता देख के खुशी मीनाक्षी को भी एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है और अपने दांतों को पीस के, तुम हो कौन जो हमारे बीच में बोल रही हो, दूर रहना वरना कहीं भी नहीं रहोगी, समझी। मीनाक्षी चुपचाप अपने गाल को पकड़ के खुशी से दूर हो जाती है। चैप्टर 135 गिलराज शाह मैंशन में खुशी हुई गायब। खुशी जोर जोर से अचला के बोलती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे परिवार की क्या ये हालत हो गई। सारी खुशियां तुमने एक पल में छीन ली। अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होंगी, है ना? अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारे दुश्मन का परिवार बर्बाद हो गया। खुशी बोलते बोलते वहां रखी चीजों को उठा के फेंकने लगती है। ये सब देख के मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और मीनाक्षी जोर से खुशी को पकड़ के बोलती है, खुशी पागल हो गई हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई गिल पे हाथ उठाने की। मीनाक्षी को जोर से बोलता देख के खुशी मीनाक्षी को भी एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है और अपने दांतों को पीस के, तुम हो कौन जो हमारे बीच में बोल रही हो, दूर रहना वरना कहीं भी नहीं रहोगी, समझी। मीनाक्षी चुपचाप अपने गाल को पकड़ के खुशी से दूर हो जाती है। मीनाक्षी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी वो गिलराज के घर में थी तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए बस शांति से एक तरफ होकर खड़ी हो जाती है। खुशी गिलराज पे जोरों से चिल्लाए जा रही थी, लेकिन गिलराज खुशी से एक शब्द भी नहीं बोलता और खुशी की बातें सुनते जा रहा था। गिलराज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये देख के खुशी को और भी गुस्सा आ जाता है और खुशी पूरे रूम को तहस नहस कर देती है। खुशी गुस्से से गिलराज को उंगली दिखा के बोलती है, तुम मेरा जवाब सुनना चाहते थे न, तो सुनो, मेरे जवाब ना है, सुना तुमने ना, और अब सोचना भी मत कि मैं दोबारा यहाँ आऊंगी। खुशी अपने आप को बहुत तकलीफ में महसूस कर रही थी। खुशी अपने बालों को पकड़ के और दांतों को पीस के बोलती है, मेरी गलती थी जो मैंने अपने भाई के खिलाफ जाकर तुमसे प्यार किया, उससे छुप कर तुमसे मिलती रही और आज ये सिला मिला। तुम सच में प्यार करने के काबिल नहीं हो। खुशी की आंख से आंसू झलकने लगते हैं। खुशी भरे हुए गले और नम आंखों से गिलराज की तरफ देख के गिलराज से कहती है, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। कभी प्यार नहीं हुआ होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि आज हो रही है। छी, मुझे अब तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं। मेरे सामने कभी आ भी मत जाना। खुशी गिलराज से बोलकर और गिलराज की दी हुई कुछ चीजें जो साथ लाए थी गिलराज के मुंह पे फेंक के वहां से चले जाती है। गिलराज एक शब्द भी नहीं बोल पाया, लेकिन खुशी की एक एक बात गिलराज के दिल को चुभ रही थी और वो जानता था कि खुशी उसकी जगह सही है, लेकिन वो अपने आप डिफाइन करता भी कैसे उसकी हर बात गलत ही लगती, इसलिए अभी कुछ न बोलना ही ठीक समझता है। आज जो भी हो रहा है इसे वक्त का खेल ही समझ सकते हैं, जिसमें गिलराज पूरी तरह अकेला पड़ गया है। गिलराज चारों तरफ देखता है और बहुत जोर से अपनी कठोर आवाज में चिल्लाता है, जाओ यहां से सब। जितने लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे वो गिलराज की आवाज से कांप जाते हैं और वहां से चले जाना ही ठीक समझते हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं सिवाय मीनाक्षी के। हालांकि मीनाक्षी भी डर गई थी, मगर फिर भी वो मौके का फायदा उठाना चाहती थी और गिलराज का अटेंशन पाना चाहती थी। मीनाक्षी गिलराज के पास सहमते हुए आके धीरे से गिलराज के कंधे पे अपना हाथ रख देती है और कहती है, गिल तुम ठीक हो। गिलराज अपनी कड़ी नजरों से अपने कंधे की तरफ देख के मीनाक्षी को देखता है। मीनाक्षी को देखते ही मीनाक्षी अपना हाथ झट से हटा लेती है। मीनाक्षी गिलराज से बस पूछा ही था कि गिलराज दोबारा जोर से अपने दांत पीस के मीनाक्षी से बोलता है, एक बार कहा ना मुझे कमरा खाली चाहिए, मतलब खाली चाहिए। यहाँ रह रही हो तो घर के रूल्स के हिसाब से रहो, और हाँ, इस घर के रूल्स मैं बनाता हूँ। गिलराज अपना हाथ दरवाजे की तरफ करके मीनाक्षी से बाहर जाने का इशारा करता था। मीनाक्षी के वहां से जाने के बाद गिलराज जोर से रूम का दरवाजा बंद कर देता है और वो खुद अपने आप को भी अंदर बंद कर लेता है। खुशी गुस्से से रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाने के बजाय होटल चले जाती है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस हालत में घर चले जाए। घर में पूरी तरह उदासी छा गई थी। राम्या के तो आंसू जैसे सूख चुके थे। राम्या को ऐसे देख के मनदीप को बहुत बुरा लग रहा था कि वो करे भी तो क्या। मनदीप को रोना भी बहुत आ रहा था, लेकिन राम्या के सामने स्ट्रांग होने का दिखावा कर रहा था। आज की रात किसी ने खाना नहीं खाया।
और मनदीप तो राम्या के पास से एक पल को भी दूर नहीं हुआ था। जिनको राम्या के बारे में नहीं पता वो बस इतना सोच रहे थे कि राम्या की तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन राम्या हमेशा की तरह जल्दी उठ के नहा के मंदिर में पूजा करने चले जाती और फिर पूजा के बाद किचन में राम्या को हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द को नजरअंदाज कर देती। राम्या ये सब इसलिए करती है ताकि उसकी वजह से कोई उदास न हो। जो होना था वो हो चुका, अगर उसके बारे में इसी तरह सोचते रहे तो राम्या अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए राम्या अपने आप को काम व्यस्त कर लेती है। सावित्री जी राम्या को किचन में देख के राम्या से कहती है, राम्या बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है बेटा। राम्या सावित्री जी को कंधे से पकड़ के मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ आपकी आदत अभी तक बदली नहीं ना। राम्या मुस्कुराते हुए सावित्री जी की एक्टिंग करके बोलती है, राम्या बेटा ये नहीं करते, आपको अभी रेस्ट की जरूरत है, घर में करने वाले इतने सारे लोग हैं वो कर लेंगे ना। राम्या की आवाज मुस्कुराते मुस्कुराते भारी होने लगी थी। सावित्री जी राम्या को अपनी एक्टिंग करते देख मुस्कुरा देती है। राम्या सावित्री जी का हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करके बोलती है, माँ आप चाहती है न मैं खुश रहूं। राम्या की बात पे सावित्री जी अपना सिर हिला देती है, तो फिर करने दीजिए ना, ये सब करके अच्छा महसूस होता है, प्लीज माँ। राम्या को अपने से इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते देख सावित्री जी भी मना नहीं कर पाती है। सावित्री जी राम्या के गाल पे प्यार से हाथ रख के, ठीक है तुम करना चाहती हो तो जरूर करो, लेकिन प्रॉमिस करो अपना पूरा ध्यान रखोगी, कोई लापरवाही नहीं करोगी। राम्या मुस्कुरा के सावित्री जी के हाथ में अपना हाथ रख के, पक्का माँ, और सावित्री जी के गाल पे किस कर लेती है। राम्या की किस से सावित्री जी मुस्कुरा देती है। राम्या के दिल की हालत वही जानती है, लेकिन वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। सावित्री जी ने मनदीप को बता दिया था कि राम्या किचन में है और क्यों गई है ये भी बता दिया था, नहीं तो मनदीप राम्या को किचन में देख के बहुत गुस्सा करता और न जाने क्या ही कर देता, लेकिन राम्या की इच्छा थी ये सब करने की, इसलिए मनदीप कुछ नहीं बोलता। राम्या किचन में थी जरूर, लेकिन अपनी वीकनेस की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए राम्या बैठे बैठे बस ऑर्डर दे रही थी और शेफ अपना काम कर रहे थे। सब लोग मिलके घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि राम्या उन सब बातों को याद न करे। मनदीप बाहर से ही आवाज लगाता है, राम्या नाश्ता। मनदीप की आवाज सुन के राम्या किचन से निकल के डाइनिंग में आकर मनदीप के साइड में बैठ जाती है। काका ने पहले ही सारा नाश्ता टेबल पे लगा दिया था। राम्या बैठे बैठे ही सभी की प्लेट लगाती है, लेकिन आज खुशी नहीं थी, खुशी की चेयर खाली थी। राम्या सावित्री जी से, माँ आज खुशी नहीं है, कन्ही गई है क्या? राम्या खुशी के बारे पूछती है, लेकिन सच में कोई भी नहीं जानता था कि खुशी कन्हा है। सच में इस बात को कोई नहीं जानता था कि खुशी घर में नहीं है, कन्ही गई हुई है। खुशी काका से बोलकर गई थी, उसके बाद काका ने भी खुशी को नहीं देखा था। खुशी कब आई कब गई कुछ पता नहीं। सभी नाश्ते के लिए बैठे हुए थे, तभी सुबह सुबह गिलराज शाह मैंशन पहुंच जाता है। गिलराज को वहां देख के सभी आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये यहाँ क्या कर रहा है। चैप्टर 136 मनदीप और गिलराज में हाथापाई। राम्या बैठे बैठे ही सभी की प्लेट लगाती है, लेकिन आज खुशी नहीं थी, खुशी की चेयर खाली थी। राम्या सावित्री जी से, माँ आज खुशी नहीं है, कन्ही गई है क्या? राम्या खुशी के बारे पूछती है, लेकिन सच में कोई भी नहीं जानता था कि खुशी कन्हा है। सच में इस बात को कोई नहीं जानता था कि खुशी घर में नहीं है, कन्ही गई हुई है। खुशी काका से बोलकर गई थी, उसके बाद काका ने भी खुशी को नहीं देखा था। खुशी कब आई कब गई कुछ पता नहीं। सभी नाश्ते के लिए बैठे हुए थे, तभी सुबह सुबह गिलराज शाह मैंशन पहुंच जाता है। गिलराज को वहां देख के सभी आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये यहाँ क्या कर रहा है। गिलराज को वहां देख के मनदीप को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी पागल बहन की वजह से आज राम्या माँ नहीं बन सकती। मनदीप सावित्री जी की तरफ देख के रूखी आवाज में बोलता है, माँ प्लीज इस इंसान से कहे कि ये यहाँ से चले जाए, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मैं भी नहीं जानता। सावित्री जी जल्दी से गिलराज के पास जाकर गिलराज से बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? अभी कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता और मनदीप तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है चले जाओ यहाँ से। गिलराज सावित्री जी से, आंटी आप इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रही है, और मैं यहाँ मनदीप से ही बात करने आया हूँ। आंटी प्लीज
मैं जानता हूँ उसे, बस एक बार उससे बोल दो मुझे बात करना है, प्लीज। गिलराज वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार सावित्री जी से जिद कर रहा था कि उसे मनदीप से एक बार बात करनी है। मनदीप बैठ के गिलराज की आवाज सुन रहा था। आखिर में मनदीप अपना धैर्य खो के गिलराज से मिलने चले ही जाता है। मनदीप बहुत गुस्से में लग रहा था। मनदीप के पीछे राम्या और बाकी सब भी आ जाते हैं। मनदीप आते ही बिना कुछ बोले गिलराज को बहुत जोर के एक पंच मारता है, जिसे गिलराज बुरी तरह लड़खड़ा जाता है और गिलराज के नाक के किनारे से खून निकलने लगता और गिलराज का पूरा सिर घूम जाता है। सावित्री जी पीछे से अचला के बोलती है, मन ये क्या कर रहा है बेटा, खून आ रहा है उसे। मनदीप अब किसी की नहीं सुन रहा था। गिलराज पीछे जाके अपने हाथ से खून पोंछ के मनदीप की तरफ देखता है और उसे अपने बात सुनने के लिए कहता है, मनदीप देख मेरी बात सुन ले एक बार, प्लीज मनदीप। मनदीप अब कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसे बस एक बात पता थी कि उसकी वाइफ अब मां नहीं बन सकती, वो भी सिर्फ इन भाई बहन की वजह से। मनदीप बिना किसी की बात सुने गिलराज को मार रहा था। ऐसा नहीं था कि गिलराज मनदीप पे हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन उसने गलती की ये बात वो जानता था, इसलिए वो मनदीप पे वापस वार नहीं कर रहा था बल्कि उसे रोक रहा था और अपनी बात सुनने के लिए कह रहा था। आखिर गिलराज भी मनदीप को पकड़ लेता है क्योंकि मनदीप का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। गिलराज मनदीप को पकड़ के दबा देता है और बोलता है, यार प्लीज मेरी बात सुन ले एक बार, मैं जानता हूँ गलती हुई है मुझसे, लेकिन मेरी बात तो सुन ले। मनदीप गिलराज के हाथों से बच जाता है और अपने दांत पीस के बोलता है, क्यों सुनूं मैं तेरी बात, जब मैं तुझसे बोल रहा था तब तुझे एक बार भी विश्वास नहीं हुआ मेरी बातों का। नहीं मेरी बात सुनी, जिसका नतीजा आज मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मैं क्यों सुनूं तेरी बात। मनदीप बोलते बोलते फिर गिलराज को पकड़ लेता है। मनदीप गिलराज पे अचिल्लाए जा रहा था और गिलराज मनदीप से एक बार अपनी बात सुनने के लिए कह रहा था, मगर मनदीप से लड़ते लड़ते ही गिलराज अपनी बातें बोल देता है। दोनों को इस तरह लड़ता देख राम्या भी चिंतित हो रही थी। एक राम्या ही थी जो मनदीप को रोक सकती थी। मनदीप राम्या की बात कभी टाल नहीं सकता था। राम्या मनदीप को रोकने आती है, मन क्या कर रहे हो, छोड़िए उन्हें, उनकी बात सुन लो एक बार, वो बोल रहे हैं तो। लेकिन इस बार मनदीप राम्या की बात नहीं सुनता और राम्या को पीछे जाने के लिए कहता है, राम्या पीछे जाओ। मनदीप ने गिलराज को पकड़ा हुआ था। गिलराज लंबी सांसें भर के बोलता है, मैं जानता हूं कि मेरी बहन की वजह से तूने अपना बेबी खो दिया और उसी के लिए माफी मांगने यहाँ आया हूं। जानता हूं मेरे माफी मांगने से वो सब बदल नहीं जाएगा, लेकिन मैं सच में शर्मिंदा हूं। गिलराज की बात सुन के मनदीप के हाथ रुक जाते हैं। सभी की नजर गिलराज को देखने लगती है। गिलराज ये क्या बोल रहा है। जो इस बात को नहीं जानते थे उन्हें भी ये बात पता चल गई और आश्चर्य से गिलराज को देखने लगते हैं। जो जानते थे वो यही सोच रहे थे कि ये बात इसे कैसे पता चली। मनदीप गिलराज को छोड़कर वहीं नीचे बैठ जाता है और आंखें बड़ी करके देखने लगता है, लेकिन मनदीप की आंख में पानी भी था। राम्या के लिए भी ये सब आश्चर्य भरा था। राम्या भी गिलराज को देख रही थी और अचानक झटका के वहीं नीचे बैठ जाती है। सावित्री जी राम्या को पकड़ के, राम्या बेटा। तभी अचानक खुशी भी आ जाती है। खुशी वहां का माहौल देख के घबरा जाती है और गिलराज को देख के तो और भी, और साथ ही उस पे गुस्सा भी आ रहा था, जिसकी शक्ल वो देखना नहीं चाहती थी, वो आज उसी के घर में था। गिलराज मनदीप का हाथ पकड़ के शांत से बोलता है, सॉरी मनदीप, मैं सच में नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने कभी तेरी बात क्यों नहीं सुनी। मैं तेरे बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन सच में मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूं कि मैंने अपने दोस्त के साथ ऐसा किया। खुशी दूर से खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसे यही लग रहा था कि गिलराज फिर नाटक करने आ गया। खुशी दरवाजे से सीधे अंदर आके गिलराज के सामने खड़ी हो जाती है और गिलराज पे चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम लोग जब भी आओगे घर की चीजों को तोड़ के ही जाओगे न, कभी तुम कभी तुम्हारी बहन। सावित्री जी खुशी को पकड़ के चुप कराती है। खुशी क्या बोल रही हो। खुशी अपना हाथ झटक के, इसमें गलत क्या बोला, जो सही है वही बोल रही हूं। राम्या सबकी बात सुन के अब टूट रही थी, जो अभी तक अपने आप को संभाले रखी हुई थी। राम्या की आंखें जो सूख गई थी वो अब नम लग रही थी। राम्या अपने आप को हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो चाह के भी हंस नहीं पा रही थी।
राम्या बिना किसी से बोले उठ के अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। गिलराज जाकर राम्या के पैर पकड़ लेता है और शर्मिंदा होते हुए बोलता है, भाभी मुझे माफ कर दो, इन सब का गुनाहगार मैं ही हूँ। मुझे ध्यान रखना चाहिए था लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाया। गिलराज को ऐसे बोलते हुए देख के खुशी का दिमाग खराब हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि गिलराज अभी भी नाटक कर रहा है। मनदीप अब अपने आप को रोक नहीं पाता और मनदीप के आंख से आंसू झलक जाते हैं। राम्या की भी आंखें अब नम हो गई थी। मनदीप को रोते देख गिलराज मनदीप के पास आ जाता है और कस के गले से लगा लेता है। भले ही दोनों इतने वक्त से पक्की दुश्मनी निभा रहे थे लेकिन उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही पक्की है। राम्या चाहकर भी अब अपने आप को रोक नहीं पाती है और मनदीप की आवाज सुन के तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाती और राम्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। चैप्टर 137 राम्या की तबीयत हुई खराब। मनदीप अब अपने आप को रोक नहीं पाता और मनदीप के आंख से आंसू झलक जाते हैं। राम्या की भी आंखें अब नम हो गई थी। मनदीप को रोते देख गिलराज मनदीप के पास आ जाता है और कस के गले से लगा लेता है। भले ही दोनों इतने वक्त से पक्की दुश्मनी निभा रहे थे लेकिन उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही पक्की है। राम्या चाहकर भी अब अपने आप को रोक नहीं पाती है और मनदीप की आवाज सुन के तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाती और राम्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। राम्या अपने आंसुओं को बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। राम्या रोते हुए दौड़ के अपने रूम की ओर जाने लगती है। राम्या के पीछे पीछे खुशी भी जाने लगती है। राम्या बिना किसी की तरफ देखे सीधे अपने रूम जाती है और खुशी भी राम्या के साथ चले जाती है। गिलराज मनदीप के कंधे को थपथपा के, सॉरी यार, भाभी को अभी तेरी जरूरत है। मनदीप अपने आंसू पोंछ के रूम की तरफ जाने लगता है। राम्या रूम का दरवाजा बंद करती उससे पहले खुशी और मनदीप दोनों रूम में पहुंच चुके थे। मनदीप खुशी को आंखों से इशारे में कहता है, मैं हूं यहां, तुम जाओ। खुशी मनदीप का इशारा समझ गई थी इसलिए वो बिना कुछ बोले अपनी पलकें झपका के हाँ में जवाब देकर वहां से चले जाती है। मनदीप रूम का दरवाजा बंद कर देता है और राम्या के पास जाता है जो बेड पे सिकुड़ के बैठी थी और फुट फुट के रोए जा रही थी। मनदीप राम्या के पास जाके राम्या को टाइट हग कर लेता और बार बार राम्या को चूम रहा था। राम्या को इस तरह रोते देख मनदीप के आंख से भी आंसू निकल रहे थे। आखिर उसने भी अपना बेबी खोया था। राम्या रोते हुए मनदीप से पूछती है, मन हमने ऐसा क्या किया था जो हमें अपना बेबी खाना पड़ा? कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें ये सजा क्यों? राम्या मनदीप का कॉलर पकड़ के खिंच खिंच के पूछती है। लेकिन मनदीप के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे भी नहीं पता उसने कितनों के घर उजाड़े और कितने के बसाए थे। मनदीप अपना सिर राम्या के सिर से टकरा के रोने लगता है। मनदीप कहे भी तो क्या? मनदीप बिना कुछ बोले राम्या को पकड़ के रोए जा रहा था। खुशी नीचे आके गिलराज पे फिर से अचिल्लाने लगती है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इतना सब करके तसल्ली नहीं मिली जो और दर्द पहुंचाने आ गए। सावित्री जी खुशी को चुप कराती है। खुशी चुप हो जा बेटा, तब से क्या बोले जा रही है? वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे और जो हुआ वो दीपिका की वजह से हुआ, इसमें उसका क्या कसूर? अगर बात मनदीप और तुम्हारी होती तो मनदीप भी यही करता और एक भाई अपनी बहन के लिए जो कर सकता था वही इस बच्चे ने किया। खुशी जो से माँ और घूर के गिलराज की तरफ देख के अपने की तरफ जाने लगती है। सावित्री जी गिलराज की तरफ देख के शांत आवाज में बोलती है, खुशी की बात का बुरा मत मानना बेटा, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और ये जो हुआ ठीक नहीं था जिसकी वजह से वो गुस्से में। सावित्री जी रुक के एक गहरी सांस लेती है और फिर गिलराज से कहती है, दीपिका कैसी है? उससे मिलने गए थे? गिलराज ना में जवाब देता है और आज उसे भी अपनी बहन पे गुस्सा आ रहा था कि उसके पागलपन ने क्या कर दिया। जिसको गिलराज पलकों पे बैठा के रखता था, जिसकी हर बात वो मानता था, वो कभी मनदीप के लिए उसका पागलपन समझ ही नहीं पाया। गिलराज सावित्री जी से और कोई बात नहीं करता, वो वहां से चले जाना ही ठीक समझता है। मनदीप से अपने दिल की बात बोलने के बाद उसे सुकून महसूस हो रहा था। गिलराज सावित्री जी से, आंटी मैं चलता हूं अब। गिलराज अपने फटे हुए कपड़ों में जाने लगता है। मनदीप से हाथापाई में गिलराज की शर्ट फट गई थी। गिलराज अपने उसी फटी शर्ट में अपने घर के लिए निकल जाता ही।
राम्या ने रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। न कुछ खाना, न कुछ पीना, न किसी से बात करना और न ही रूम से बाहर आना, बस रोए जाना। मनदीप राम्या को बहुत चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन राम्या चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। राम्या को इसी तरह रोते हुए पूरा दिन निकल जाता है और धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन करते करते बहुत समय बीत गया था। राम्या का शांत बैठ जाना घर में किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। जहां बैठती वहीं बैठी रहती जब तक उसे कोई वहां से उठा न दे। अचानक रोने लगती। राम्या ने तो जैसे खाना ही छोड़ दिया था। जब मनदीप उसे कुछ खिलाता तब थोड़ा खा लेती और उसके बाद कुछ भी नहीं खाती। राम्या को इस तरह देख मनदीप को रोना आ रहा था, लेकिन वो राम्या के सामने अपने आप को रोक लेता है ताकि वो स्ट्रांग बने रहेगा तो उसे देख के राम्या को भी हिम्मत मिलेगी। धीरे धीरे करके राम्या की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। एक तरफ मनदीप को दुख हो रहा था राम्या को इस तरह देख के, तो वहीं दूसरे ही पल गुस्सा भी आ रहा था कि राम्या ने अपना क्या हाल कर लिया है। मनदीप की बात न मानने जैसी राम्या ने ठान रखी थी। आखिर राम्या को बहुत दिनों तक ऐसे रहने की वजह से कमजोरी पकड़ लेती है और राम्या की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है। चैप्टर 138 प्यार की लड़ाई। राम्या को इस तरह देख मनदीप को रोना आ रहा था, लेकिन वो राम्या के सामने अपने आप को रोक लेता है ताकि वो स्ट्रांग बने रहेगा तो उसे देख के राम्या को भी हिम्मत मिलेगी। धीरे धीरे करके राम्या की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। एक तरफ मनदीप को दुख हो रहा था राम्या को इस तरह देख के, तो वहीं दूसरे ही पल गुस्सा भी आ रहा था कि राम्या ने अपना क्या हाल कर लिया है। मनदीप की बात न मानने जैसी राम्या ने ठान रखी थी। आखिर राम्या को बहुत दिनों तक ऐसे रहने की वजह से कमजोरी पकड़ लेती है और राम्या की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है। राम्या ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से राम्या आज इतनी बीमार पड़ गई थी। मनदीप क्या करे क्या न करे कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकता था। मनदीप ने कॉल करके फैमिली डॉक्टर को घर बुला लिया था राम्या को देखने के लिए। जिस तरह राम्या की तबीयत बिगड़ी थी, इस वजह से डॉक्टर ने राम्या को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कह दिया था ताकि राम्या की तबीयत और न बिगड़ जाए। डॉक्टर मनदीप से, मनदीप बेटा राम्या को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं हो सके तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, वहां राम्या का ख्याल रखने के लिए बहुत सी नर्सेस होंगी। राम्या की कमजोरी बढ़ रही है। मनदीप को भी डॉक्टर की बात ठीक लगी और वो भी राम्या को हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही ठीक समझता है। मनदीप बिना राम्या की मर्जी के ये नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक बार राम्या से पूछ लेना ठीक समझता है। मनदीप राम्या के पास बैठ के राम्या के माथे को सहलाते हुए धीरे से पूछता है, राम्या तुम्हारी कमजोरी बढ़ते जा रही है, इसलिए डॉक्टर अंकल तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कह रहे हैं। मनदीप के बोलते ही राम्या अपनी सूजी हुई आंखों से एक नज़र डॉक्टर अंकल को देखती है और फिर मनदीप को। मनदीप राम्या की नज़रें समझ गया था, इसलिए वहां खड़े सभी से जाने का इशारा करता है। सभी के चले जाने के बाद राम्या अपनी नम आंखों से मनदीप को देख के धीरे से बोलती है, मन मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे यहीं रहना है। राम्या एडमिट होने से इनकार कर देती है, इस वजह से राम्या का घर में ही ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। मनदीप राम्या का पूरा ख्याल रख रहा था, बिल्कुल भी उसे अकेले नहीं छोड़ता। 1-2 दिन बाद राम्या पहले से बेहतर लग रही थी। राम्या मनदीप को देख के, आपके ऑफिस का काम भी करना होगा ना, आप अपना काम कर लीजिए, मैं अभी ठीक हूँ। राम्या के बोलने पे मनदीप कोई जवाब नहीं देता और बस राम्या को एकटक देखते रहता है। राम्या मनदीप के आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए, क्या हुआ, ठीक हो, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राम्या की आवाज में बीमार होने से हमेशा की तरह वो खनक नहीं लग रही थी। राम्या एक नज़र अपनी तरफ डाल के, मैं तो वही हूँ, आपको अलग लग रही क्या? इस बार राम्या हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है और मनदीप को देख के राम्या की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो जाती है। राम्या के बोलने का अंदाज थोड़ा शरारती था, वो अपनी वजह से मनदीप को दुखी नहीं देखना चाहती थी। मनदीप भी अब ज्यादा वक्त तक ऐसे नहीं रह पाता। वो राम्या के क्यूट से चेहरे को देख के मुस्कुरा ही देता है और राम्या के दोनों गालों को खिंच के शरारत करने लगी हो। राम्या अपनी आंखों को छोटी सी करके मनदीप के हाथों से अपने गाल छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़िए ना, दर्द हो रहे हैं। राम्या को दर्द हो रहा है सुन के मनदीप राम्या के गाल छोड़ देता है और राम्या के माथे को चूम के प्यार से, चलो अब रेस्ट कर लो। मनदीप राम्या को बाजू से पकड़ के बेड पे अच्छे से लिटा देता है।
एक एक दिन बीतते जा रहा था और राम्या पहले से बेहतर होते जा रही थी। मनदीप और पूरी फैमिली राम्या का बहुत ख्याल रखती थी, जिससे राम्या को भी अच्छा लगता था और खुशी तो ज्यादा टाइम राम्या के पास ही होती थी और अपनी चुलबुली बातों से राम्या को हंसाते रहती थी। एक दिन राम्या खुशी से बातों में पूछ ही लेती है, तब मनदीप रूम में नहीं था। अच्छा खुशी, एक बात बता। खुशी बेपरवाह होकर, जी भाभी जी पूछिए। तुम गिलराज को बचपन से जानती हो ना? राम्या के सवाल से खुशी की मुस्कान हल्की सी कम हो जाती है और बस हाँ में जवाब देती है। खुशी के धीरे से हाँ बोलने से राम्या को लग रहा था जरूर कोई बात तो है, तभी खुशी की मुस्कान फीकी पड़ गई। राम्या खुशी का हाथ पकड़ के एक फ्रेंड की तरह बोलती है, देख खुशी, मैं भाभी तेरी बाद में बनी हूँ, पहले तेरी अच्छी फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड होने के नाते ही सही क्या बात है मुझे बता सकती है। तेरे भैया को नहीं पता चलेगी कोई भी बात। प्रोमिस। राम्या के इतने प्यार से पूछने पर भी खुशी राम्या की बात का जवाब नहीं देती और हंस के राम्या की बातों को हवा में उड़ाने की कोशिश करती। क्या रामू, तुझे और कुछ नहीं मिला पूछने के लिए? तू भी जानती है उनका और हमारा रिश्ता कैसा था, उसके बाद भी ये सवाल कर रही है। खुशी बहुत ही लापरवाही से बोलती है, वो तो भाई ने उसे माफ कर दिया, वरना तो मैं उसे इस घर के चारों तरफ भी दिखने ना दूं। खुशी की बात पे राम्या मुस्कुरा देती है। राम्या को मुस्कुराता देख अब खुशी उससे पूछती है, क्या हुआ, तू मुस्कुरा क्यों रही है? मैंने कोई जोक नहीं मारा। राम्या मुस्कुराते हुए बोलती है, जोक नहीं था, लेकिन जोक से कम भी नहीं था। खुशी छोटा सा चेहरा करके राम्या को देख रही थी। राम्या मुस्कुराना बंद कर देती है और खुशी की चिंता दूर करते हुए बोलती है, सही बता, तू गिलराज को पसंद करती है ना? राम्या से ऐसा सुन के खुशी एकटक राम्या को देखने लगती है और खुशी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। खुशी हिचकते हुए, ये क्या बोल रही है तू, क्यों ये सच नहीं है? राम्या खुशी से बोलती है। खुशी के पास राम्या की बातों का कोई जवाब नहीं था। राम्या खुशी का हाथ अपने हाथों में लेकर, देख मेरी वजह से तू उनसे बात नहीं कर रही है तो ऐसा मत कर। तू भी जानती है कि ये सब कैसे हुआ, उसके बाद भी तू ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? खुशी राम्या के हाथ से अपना हाथ खींच लेती है और सीरियस होकर बोलती है, मैं जानती है तू मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी, लेकिन उन्होंने मेरी भाभी के साथ जो किया वो मैं नहीं भूल सकती और आज उसी की वजह से तेरी ये हालत हो गई। ठीक है, मान लिया कि उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, लेकिन ये भी सच है कि तू उनसे प्यार करती है और वो भी तुझसे। खुशी अपनी नाक चढ़ा के राम्या से, क्या यार ये कन्हा की बात लेकर बैठ गई, और ऐसा कुछ नहीं है और कुछ नहीं है क्या बात करने के लिए? राम्या खुशी का हाथ पकड़ के, अच्छा ठीक है मत बोल, लेकिन मेरी बातों का सही सही जवाब देना और कुछ नहीं। राम्या खुशी से, सच बता, जब तुझे पता चला कि मेरा बेबी अब नहीं रहा तब तू गिलराज के घर गई थी ना? खुशी बड़ी बड़ी आंखों से राम्या को देखने लगती और सोचने लगती है कि इसे कैसे पता चला। राम्या आगे बोलती है, मुझे पता है तो यही सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता चला, और जब मेरी और मनदीप की बात नहीं हो रही थी और राज भैया के डांस स्टूडियो का इनॉग्रेशन था तब भी गिलराज से मिली थी न, और एक बार जब तू कॉलेज में मुझे अकेले छोड़ के चले गई थी तब भी उन्हीं से मिलने गई थी ना? और भी बताओ या इतना काफी है जो तू मुझे अब सब सच बताएगी? राम्या इतना सब जानती है ये सोच के ही खुशी का सिर घूम गया था। खुशी राम्या से धीरे से पूछती है, तुझे ये सब कैसे पता कि मैं उन्हीं से मिली थी, और कब कब मिली थी? कब मिली ये अलग बात है, लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं बताया, इस बात का मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा। तेरी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। खुशी राम्या को गले लगा लेती है, भूल के भी ऐसा मत बोलना, तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा, इम्पोर्टेंट हूं, तभी तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं अपनी हर बात तुझे बताती रही। भाभी तो दूर की बात है, तूने अपना फ्रेंड भी नहीं समझा। खुशी राम्या के हल्के से गाल खिंच के, अभी इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। खुशी शांत आवाज में बोलती है, ऐसा नहीं था कि मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तू भाई को जानती है न, उस वक्त दोनों बात नहीं कर रहे थे, अगर उन्हें पता चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए न तुझे बताया और न ही भाई को ये बात पता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है। खुशी एक लंबी सांस लेती है और चुप हो जाती है। अपने भाई से न सही मुझसे तो कहा होता एक बार, हाँ, लेकिन अब देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों? राम्या खुशी से पूछती है। प्लीज हम कुछ और बात कर सकते हैं? क्यों तू अपने आप को इतना स्ट्रेस दे रही है? भाई तो है न तेरी लाइफ में, तुझे इतना प्यार करते, हमेशा ध्यान रखते,
तुझे जो चाहिए होता है भाई वही करते हैं, फिर इतना सोचना क्या। राम्या खुशी की बात पे मुस्कुरा देती है और खुशी के गाल को सहला के, हाँ सही कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड को भी ऐसा ही साथ मिले जैसा मुझे मिला है, और गिलराज से अच्छा तेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। और सिर्फ फ्रेंड होने के नाते नहीं, इस घर का हिस्सा होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो भी यही कहती है कि तुझे भी अपने भाई की तरह ख्याल रखने वाला कोई चाहिए। खुशी अपनी नाक चढ़ा के तो भी माँ की तरह बातें करने लगी, शादी के बाद ऐसे हो जाते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, जब तू करेगी तब तू भी ऐसी ही हो जाएगी। ओह, ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करती। खुशी और राम्या दोनों हंसने लगते हैं। राम्या खुशी का हाथ पकड़ के, खुशी मैं सीरियस हूँ, मीनाक्षी का कॉल आया था। ये अच्छा हुआ कि किसी और से उसकी बात नहीं हुई। जब तू गिलराज के घर गई थी और वहां जो कुछ भी हुआ वो सब उसने मुझे बताया, क्योंकि वो जानती है कि मन और गिलराज की दुश्मनी है। वो कभी नहीं चाहती कि तुम दोनों एक हो जाए, जिस तरह दीपिका कभी नहीं चाहती थी कि मैं और मन एक हो। और मीनाक्षी तो गिलराज के घर पे ही रह रही। अगर तेरी नाराजगी ऐसी ही रही तो कन्ही रिश्ते में दरार ना आ जाए। समझ रही है न मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खुशी बस हाँ में जवाब देती है। दोनों बातें कर रहे थे तभी मनदीप भी आ जाता है। क्या बातें हो रही है दोनों में। मैं जब जा रहा था तब भी दोनों ऐसी ही थी, मेरे वापस आने पे भी दोनों ऐसे ही बात कर रहे हैं। मनदीप लंबी सांस भर के, किसी ने सच ही कहा है, जहाँ दो महिला बैठी हो वहां यही होना है, क्या फर्क पड़ता है कि उनका स्टेटस क्या है, बस महिला होनी चाहिए। मनदीप आगे बोलता तभी राम्या अपने साइड में रखी फलों के बास्केट में से एक सेब फेंक के मारती है। आप भी न कोई मौका नहीं छोड़ते हैं परेशान करने का। राम्या ने जो सेब फेंक के मारा था मनदीप उसे सीधे कैच कर लेता है और राम्या परेशान करने के लिए, थैंक यू, मुझे भूख लग रही थी, मैं यही खा लेता हूँ। मनदीप के इस बात का राम्या के पास कोई जवाब नहीं था। अगर वो कुछ बोलती तो मनदीप जवाब में जरूर कुछ बोल ही देता, और खुशी के सामने ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए राम्या बस नजर भर के मनदीप को देख लेती है। मनदीप भी राम्या को देख के प्यार से मुस्कुरा देता है, शावर लेने चले जाता है। खुशी वहां बैठे ये सब देख रही थी। मनदीप और राम्या को इस तरह आंखों में इशारे करते देख उसे उस दिन की बात याद आ गई थी जब वो गिलराज के साथ उसके कमरे में थी। खुशी मुस्कुरा के राम्या के गाल खिंचती है और गाल पे किस करके, थैंक यू मेरी प्यारी भाभी, और वहां से जाने लगती है। राम्या पीछे से, खुशी मैंने जो कहा एक बार उस बारे में सोचना जरूर। खुशी राम्या की बात पे हामी भर देती है और वहां से चले जाती है। खुशी को ऐसे जाते हुए देख के राम्या मुस्कुराने लगती है। मनदीप भी शावर लेकर आ जाता है और राम्या को इस तरह मुस्कुराता देख उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मनदीप मन यही सोच रहा था कि राम्या इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। राम्या जिस ओर देख के मुस्कुरा रही थी मनदीप उस तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मनदीप वापस से राम्या को देखने लगता है। मुस्कुराते हुए राम्या की नजर अचानक ही मनदीप पे जाती है जो उसे ही देख रहा था। मनदीप को अपनी तरफ ध्यान से देखता पाकर राम्या की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है और राम्या मनदीप से नजरें चुराने लगती है। मनदीप के लगातार देखने पे राम्या मनदीप को देख के पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। मनदीप नामे अपना सिर हिला देता है। राम्या किसी बच्चे की तरह अपने गालों को फुला के मासूमियत से बोलती है, हम कन्ही चले क्या, मतलब कि गार्डन में मैं ऐसे बेड पे बैठे बैठे थक चुकी हूँ। राम्या की बात को मनदीप टाल सकता था क्या। मनदीप चलने के लिए हाँ बोल देता है। मनदीप के हाँ बोलते ही राम्या बहुत खुश हो गई थी। राम्या हर दिन अब पहले से बेहतर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी कमजोरी बनी हुई थी। हालांकि राम्या अब अपने से ही चल फिर लेती थी, फिर भी ज्यादा वक्त वो न चल सकती थी, नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मनदीप राम्या को अकेले नहीं छोड़ता था। 5 दिन बाद, इन दिनों मनदीप अपने ऑफिस का काम घर से ही कर रहा था, इसलिए मनदीप स्टडी रूम में बैठा हुआ था। राम्या कमजोर हालत में अपने आप को संभाले बाथरूम तक जाती है। चैप्टर 139 मनदीप के होठ राम्या के होंठों पर, प्यार की किस। राम्या हर दिन अब पहले से बेहतर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी कमजोरी बनी हुई थी। हालांकि राम्या अब अपने से ही चल फिर लेती थी, फिर भी ज्यादा वक्त वो न चल सकती थी, नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मनदीप राम्या को अकेले नहीं छोड़ता था। 5 दिन बाद, इन दिनों मनदीप अपने ऑफिस का काम घर से ही कर रहा था, इसलिए मनदीप स्टडी रूम में बैठा हुआ था। राम्या कमजोर हालत में अपने आप को संभाले बाथरूम तक जाती है।
बहुत जोर से धम्म से गिरने की आवाज आती है। क्या गिरा पता नहीं। मनदीप अपनी स्टडी से बाहर आकर देखता तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मनदीप वापस जाने लगता है। तभी उसकी नज़र बेड पे पड़ती है, लेकिन राम्या उसे दिखाई नहीं देती है। मनदीप राम्या को आवाज लगाते हुए पूरे रूम में देखता है। राम्या, राम्या कन्हा हो तुम? राम्या। न राम्या दिखाई देती है और न ही राम्या की कोई आवाज आती है। मनदीप अपने दांत पीस के कन्हा चले गई तुम? मनदीप परेशान हो गया था कि आखिर राम्या कन्हा चले गई। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे जोर से कुछ गिरने की आवाज आई थी। कन्ही ये राम्या। मनदीप के मन में ख्याल आया ही था कि मनदीप दौड़ लगा के बाथरूम की तरफ जाता है। सच में राम्या वहां गिरी हुई थी। मनदीप राम्या को देख के जोर से राम्या। मनदीप राम्या को आवाज लगाता है, लेकिन राम्या कुछ नहीं बोलती। मनदीप जल्दी से राम्या को अपनी बाहों में उठा के लाकर के बेड पे लिटा देता है। मनदीप घबरा गया था। मनदीप राम्या के चेहरे को थपकी लगाता है ताकि राम्या को होश आ जाए, लेकिन राम्या अभी भी होश में नहीं आई थी। मनदीप घबरा के डॉक्टर अंकल को कॉल कर लेता है और जो कुछ भी वो सारी बातें बता देता है। मनदीप के कॉल करने पे डॉक्टर अंकल कुछ ही वक्त में पहुंच जाते हैं। घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं राम्या को देखने की। अचानक राम्या को फिर से क्या हो गया? डॉक्टर राम्या को चेक करते हैं और मनदीप की तरफ देख के, मनदीप कुछ हो गया था क्या? यूं अचानक राम्या को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? डॉक्टर राम्या को बेहोशी में ही इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि राम्या का बुखार कम हो जाए और राम्या जल्द ही होश में आ जाए। मनदीप डॉक्टर से, डॉक्टर अंकल राम्या ठीक है? डॉक्टर अंकल मनदीप के कंधे को थपथपा के, हाँ वो ठीक, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, घबराने जैसी कोई बात नहीं। डॉक्टर अंकल की बात सुन के मनदीप के जान में जान आ जाती है। मनदीप राम्या के साइड में बैठ के राम्या को देख रहा था। सभी मनदीप से पूछते हैं कि राम्या को क्या हो गया, लेकिन मनदीप उन्हें सच नहीं बताता, ये सोच के कि कन्ही सब परेशान न हो जाए। राम्या को अभी भी होश नहीं आया था। सभी रूम से चले गए थे, बस मनदीप वहां था। मनदीप राम्या के बालों को सहला रहा था और राम्या से बातें भी कर रहा था, भले ही राम्या मनदीप की बातों को सुन नहीं पा रही थी। तुम ऐसा क्यों करती हो? पता है मैं कितना घबरा गया था। मुझे बोलना था न कि तुम्हें वॉशरूम जाना है। बहुत जिद्दी हो गई हो, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। मनदीप राम्या से अकेले ही बात कर रहा था, तभी हल्के से राम्या की आंखें खुलती। राम्या अपनी आंखों पे हाथ फेरती है और अपनी पूरी आंखें खोल के सबसे पहले मनदीप को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। राम्या की आंखें खुलते ही मनदीप राम्या के होंठों को चूम लेता है और राम्या को डांट लगाते हुए बोलता है, अकेले क्यों गई थी वॉशरूम? मुझे बोलना था ना। राम्या की आंखें छोटी छोटी लग रही थी। राम्या उन छोटी छोटी आंखों से मनदीप को देख के मनदीप के होठों पे अपनी उंगली रख देती है। राम्या जो लेटी हुई थी वो उठ के बैठने की कोशिश करती, लेकिन उसके लिए ये मुश्किल हो रहा था। राम्या को कोशिश करते देख मनदीप राम्या को बाजू से पकड़ के उठाने लगता है, तभी राम्या जोर से अचला उठती है और कस के मनदीप का हाथ पकड़ लेती है। राम्या की पकड़ मनदीप को कुछ अलग रही थी, हालांकि मनदीप राम्या को बेड के हेड से टिका के बैठा देता है। मनदीप राम्या से पूछता है, क्या हुआ? इतनी जोर से आवाज क्यों की? राम्या अजीब सा चेहरा बना के अपने पैर की तरफ इशारा करके बोलती है, मन मेरा पैर नहीं हिल रहा है और पैर में दर्द भी हो रहा है। बोलते बोलते राम्या की आंख से आंसू झलक जाते हैं। मनदीप फिर से डॉक्टर अंकल को कॉल करता है। डॉक्टर घर से बाहर ही निकल रहे थे, तभी उनके पास मनदीप का कॉल आ जाता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर अंकल, क्या हुआ मन? राम्या को अभी होश नहीं आया क्या? अंकल राम्या को होश तो आ गया है, लेकिन राम्या के पैर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है मैं अभी आता हूँ बोलकर डॉक्टर अंकल कॉल काट देते हैं। डॉक्टर रूम में आके, क्या हुआ मन? मनदीप डॉक्टर से राम्या का पैर देखने के लिए कहता है। डॉक्टर राम्या के पैर को थोड़ा हिला के देखते हैं और मनदीप की तरफ देख के, मनदीप मुझे लगता है ये पैर फ्रैक्चर। डॉक्टर की बात सुनते ही मनदीप और राम्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाकी सभी मनदीप की तरफ, जिसने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि कुछ नहीं हुआ, बस हल्के से चक्कर आ गए थे। अब मनदीप उनको क्या जवाब देगा पता नहीं। डॉक्टर राम्या की तरफ देख के हल्के से मुस्कुरा के बोलते हैं, राम्या बेटा अब तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही होगा।
डॉक्टर अंकल के बोलने पे राम्या छोटा सा चेहरा करके डॉक्टर अंकल को देखती है और फिर मनदीप को। इस बार तो मनदीप भी कुछ नहीं बोलता और अब राम्या समझ गई थी कि मनदीप भी कुछ नहीं करने वाले हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। राम्या एक गहरी सांस लेती है और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। न जाने का तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मनदीप राम्या को अपनी बाहों में उठा के गाड़ी तक ले जाता है और गाड़ी में भी अपने पैरों पे ही बैठा के हॉस्पिटल तक ले जाता है। राम्या को ये अच्छा नहीं लग रहा था, या यूं कहे कि शर्म आ रही थी। वहां सभी लोग थे, पापा, माँ, राज भैया और खुशी, जो अब उसको इन्हीं बातों से छेड़ेगी। राम्या मनदीप की तरफ देख, सुनिए ना। हाँ बोलो। मेरा बस थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हुआ और आप है कि इस तरह लेकर बैठे हो, मैं साइड में बैठ जाती हूँ। राम्या थोड़े मजाकिया लहजे में बोलती है। आप चाहे तो मेरा पैर पकड़ के बैठ जाना। राम्या बोलकर हंसने लगती है। राम्या की बात पे मनदीप बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराता और एकटक देखने लगता है। मनदीप को ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर राम्या अपनी नजरें घुमा लेती है और धीरे से बुदबुदाते हुए, सच में पूरे खड़ूस है। ये बात मनदीप के ड्राइवर ने भी सुन ली थी। राम्या की बात पे वो भी मुस्कुरा देता है, लेकिन सीधे सामने देख के गाड़ी चलाता है, वरना तो कब मनदीप उस पे बिफर जाए कुछ कह नहीं सकते थे। मनदीप अभी भी राम्या को ही देख रहा था और अचानक से अपने दांतों से राम्या के होठों को पकड़ लेता है, बस इतनी जोर से नहीं पकड़ा था कि राम्या के होंठों से खून आ जाए। राम्या अपने हाथों से मनदीप के सिर को पकड़ के हटाने लगती है और मनदीप को कड़ी नजरों से देख के बच्चों की तरह बोलती है, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। आपने इसीलिए मुझे यहाँ बैठाया है ना। राम्या को ऐसे देख के मनदीप के दिल को सुकून मिलता है, उसे लगता है कि हाँ यही मेरी रामू है। मनदीप राम्या को देख के हल्के से मुस्कुराने लगता है, लेकिन राम्या अपना चेहरा साइड कर लेती है। भले राम्या ने अपना चेहरा साइड कर लिया था, लेकिन तब भी मनदीप उसे देख पा रहा था। राम्या के गाल लाल हो रहे थे, भले वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव सब बयां कर रहे थे। राम्या अब न चाह के भी एक नज़र मनदीप को देखती है और मनदीप की शर्ट पकड़ के अपना चेहरा छुपा लेती है। जल्द ही मनदीप राम्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ भी मनदीप राम्या को लेकर ऐसे ही जाता है। वहां खड़े जो भी लोग उन्हें देख रहे थे वो मनदीप की तारीफ ही कर रहे थे कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है, अपनी वाइफ को कितने प्यार से अपनी बाहों लेकर जा रहा है। जो यंग लड़कियां थी वो तो मनदीप के चार्म पर फिदा हो गई थी, लेकिन साथ में उसकी वाइफ को देख के उन्हें जलन भी हो रही थी। हालांकि मनदीप फिर भी राम्या को एक दूसरे ही रास्ते से लेकर आया था, जिसका रास्ता सीधे वीआईपी वार्ड में आता है। राम्या के लिए एक स्पेशल रूम रेडी करके रखा गया था, जो बाकी रूमों से बहुत अलग था, जहां हॉस्पिटल जैसी फीलिंग ही नहीं थी। मनदीप राम्या को जेलेस फिल कराने के लिए कहता है, सुना तुमने बाहर लोग किस तरह की बातें कर रहे थे। मनदीप अपनी मुछों को ताव देते हुए बोलता है, मेरी तारीफ हो रही थी, मेरे जैसे हस्बैंड किस्मत से ही मिलते हैं। राम्या जानबूझ के अपने होठों के किनारों को लंबा कर देती है और मनदीप से नजरें हटा के सामने देखने लगती है। मनदीप राम्या को ऐसा करते देख राम्या के पास जाता है, तभी राम्या की आंखों में अलग सी चमक दिखाई देती है। मनदीप उस ओर देखता है जिस तरफ राम्या की नजरें थी। ओह, ये क्या! सामने से एक बहुत ही हैंडसम डॉक्टर अंदर आ रहा था, जो लुक्स में मनदीप को टक्कर दे रहा था। राम्या जानती थी कि मनदीप जरूर जेलेस फील करेगा, इसलिए और भी ध्यान से उस डॉक्टर को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उस डॉक्टर के साथ एक नर्स भी थी, जो मनदीप को देख रही थी, लेकिन मनदीप ने एक बार भी उस नर्स की तरफ नहीं देखा। डॉक्टर अंदर आके, हेलो सर, हेलो मैम, डॉक्टर बहुत ही प्यार से बोलता है। अब तो मनदीप को और भी अच्छा नहीं लग रहा था। मनदीप उस नर्स को देख के, एक्सक्यूज मी, क्या आप डॉक्टर मेहता को बुला देगी ट्रीटमेंट से पहले? मनदीप बेमन की मुस्कान के साथ बोलता है। नर्स पहले डॉक्टर को देखती है, उसके बाद डॉक्टर मेहता को बुलाने जाती है। मनदीप ध्यान से राम्या को देख रहा था और उस डॉक्टर को भी, जो आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर राम्या के पैर के बारे में पूछ रहा था ताकि उसे अपने काम में आसानी हो, लेकिन मनदीप को ये कन्हा गंवारा था। नर्स डॉक्टर को बुला कर ले आती है। डॉक्टर मेहता डॉक्टर अंकल ही है। डॉक्टर मेहता मनदीप को देख के, क्या बात है मन, सब ठीक है? कोई बात है? मनदीप डॉक्टर मेहता से उस डॉक्टर की तरफ देख के, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है जो राम्या का अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके?
मनदीप की बात में जलन साफ दिख रही थी, जिसे देख राम्या को मजे आ रहे थे, लेकिन वो अपने चेहरे पे दिखा नहीं रही थी। जो डॉक्टर राम्या के पैर में प्लास्टर लगाने वाले थे वो अपनी नजरें घुमा के मनदीप की ओर देखते हैं और मन में सोचता है, इसे मेरी उम्र से क्या लेना देना है, और इस हॉस्पिटल में हूं तो उसकी कोई तो वजह होंगी ही। खैर, ऐसे इंसान को कौन समझाए। डॉक्टर मनदीप की तरफ देख के एक बड़ी सी स्माइल कर देता है। डॉक्टर मनदीप की बात पे ध्यान न दे के राम्या की तरफ मुस्कुरा के देखता है और राम्या से पूछता है, मैम क्या आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहती है। राम्या तो पहले ही मनदीप को जेलेस फिल कराने में लगी थी, इसलिए राम्या भी बड़े प्यार से बोलती है, हाँ हाँ आप कर सकते हैं। अब राम्या ने हाँ बोल दिया तो आगे और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मनदीप डॉक्टर मेहता से बात करते करते चुप हो जाता और राम्या की तरफ देखने लगता है। राम्या तो मुस्कुरा रही थी। मनदीप डॉक्टर मेहता से, ठीक है अंकल, अब राम्या उन्हीं से करवाना चाहती है तो। मनदीप आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और डॉक्टर मेहता भी बस मुस्कुरा देते हैं। डॉक्टर जब राम्या का पैर देख रहा था तब मनदीप राम्या के पास आकर खड़े हो जाता है और राम्या का हाथ कस के पकड़ लेता, लेकिन नजरें डॉक्टर पे ही थी। राम्या दर्द से अपना पैर खींच लेती है। राम्या को दर्द में देख के मनदीप जोर से उस डॉक्टर से बोलता है, ये कैसे कर रहे हो, दर्द हो रहा है, उसे ठीक करना, पूरा तोड़ना नहीं है। उस डॉक्टर को मनदीप की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और डॉक्टर घूर के मनदीप को देखता है। मनदीप पास ही खड़े डॉक्टर मेहता से, अंकल मुझे एक अच्छा डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर मेहता अब मनदीप को समझाए भी तो क्या, वो बता चुके थे, तब भी मनदीप उस डॉक्टर की जगह किसी और को देखना चाहता था। डॉक्टर मेहता मनदीप से कुछ नहीं बोलते और किसी दूसरे डॉक्टर को देखने जाने लगते हैं। राम्या कस के मनदीप का हाथ पकड़ लेती है और न में अपना सिर हिला देती है। मनदीप भी अब उस डॉक्टर को कुछ नहीं बोलता, बस वो ध्यान से देख रहा था कि डॉक्टर क्या क्या कर रहे हैं। राम्या दर्द से अपने हाथों से कस के मनदीप की शर्ट पकड़ के अपना पूरा चेहरा मनदीप की शर्ट में छुपा लेती और कस के मनदीप को अपने दोनों हाथों से कमर से पकड़ लेती है। चैप्टर 140 गाड़ी में मूवी वाला सीन। राम्या कस के मनदीप का हाथ पकड़ लेती है और न में अपना सिर हिला देती है। मनदीप भी अब उस डॉक्टर को कुछ नहीं बोलता, बस वो ध्यान से देख रहा था कि डॉक्टर क्या क्या कर रहे हैं। राम्या दर्द से अपने हाथों से कस के मनदीप की शर्ट पकड़ के अपना पूरा चेहरा मनदीप की शर्ट में छुपा लेती और कस के मनदीप को अपने दोनों हाथों से कमर से पकड़ लेती है। मनदीप भी राम्या को पकड़ लेता है और डॉक्टर की तरफ देख के डॉक्टर से, डॉक्टर प्लीज अच्छे से कीजिए, दर्द हो रहा है। मनदीप ने न जाने कितनी बार डॉक्टर से बोला होगा कि दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से करे। मनदीप की बात सुन के अब तो डॉक्टर भी थक चुका था। डॉक्टर न खुश सी स्माइल के साथ मनदीप को देखकर अपना सिर हिला देता है। मनदीप का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे ट्रीटमेंट राम्या का नहीं मनदीप का हो रहा हो और उसे कितना दर्द हो रहा है। आखिर कुछ समय में डॉक्टर राम्या के पैर पे प्लास्टर कर देता है और एक चैन की सांस लेता है। डॉक्टर फिर मनदीप को देख के स्माइल करके, सर हो गया है मैम, अब ठीक है। डॉक्टर से सुनने के बाद कि राम्या ठीक है, मनदीप की जान में जान आए। डॉक्टर राम्या से भी पूछता है, मैम क्या अब आप ठीक है? आपको कुछ वक्त रेस्ट की जरूरत है, आप इस प्लास्टर के साथ न चले तो अच्छा है, जिससे आप जल्दी रिकवर होगी और प्लास्टर भी जल्दी ही निकल जाएगा। राम्या मुस्कुरा के हाँ में जवाब देती है और डॉक्टर से पूछती है, सर ये कितने दिनों में निकल जाएगा, और अगर पानी से गिला हो जाए तो? उद्धरण चिन्ह। नहीं मैम, इसे पानी से बचाना है, ये गिला नहीं होना चाहिए। राम्या इसी तरह से कुछ सवाल मुस्कुरा के डॉक्टर से पूछती है और डॉक्टर भी राम्या के सवाल का मुस्कुरा के जवाब देता है। राम्या और डॉक्टर को हंसते हुए आपस में बात करते देख मनदीप बड़ा ही जेलेस हो रहा था। मनदीप जोर से अपनी कड़क आवाज में नर्स को देख के बोलता है, मैडम के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दो और डॉक्टर मेहता को दे देना। नर्स हैरानी भरी निगाहों से मनदीप को देख रही थी कि ये इतने कड़वी तरह से क्यों बोल रहे हैं और इतने सीनियर डॉक्टर को इस तरह से बोल रहे हो जैसे वो इनके नौकर हो। ये सारी बातें नस के अंदर चल रही थी, लेकिन वो बातें चेहरे पर भी थोड़ी दिखाई दे रही थी। मगर वो मनदीप से कुछ कहती नहीं और दरवाजा खोल के बाहर की तरफ चले जाती है। डॉक्टर ये सब बहुत ध्यान देख और सुन रहा था। आखिर डॉक्टर न चाह के मनदीप से बोलता है, सर आप मैम को यहाँ से अभी क्यों ले जाना चाहते हैं? कुछ वक्त वो रेस्ट कर लेंगी, उसके बाद आप ले जाइएगा।
मनदीप उस डॉक्टर से कुछ नहीं कहता, बस राम्या की तरफ देखता है। मनदीप जिस तरह से राम्या की तरफ देख रहा था, राम्या समझ गई थी मनदीप को अब गुस्सा आने लगा है और अगर थोड़ी देर ऐसे ही रहे तो पता नहीं मनदीप क्या ही करेगा। राम्या हल्के से मुस्कुरा के चलने का इशारा करती है। तभी डॉक्टर मेहता भी वहां आ जाते हैं। डॉक्टर मेहता मनदीप को देख के पूछते हैं, क्या बात है मनदीप कुछ बोलता उससे पहले राम्या बोल पड़ती है, अंकल ट्रीटमेंट तो हो गया था, अब आप डिस्चार्ज करा दीजिए। डॉक्टर अंकल मुस्कुरा के राम्या को देख के बोलते हैं, हॉस्पिटल में रहना का मन नहीं कर रहा। राम्या हाँ में अपना जवाब देती है। डॉक्टर अंकल मुस्कुरा देते हैं और मनदीप की तरफ देख के, राम्या बेटे को घर ले जाओ, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगा और घर में आके देख भी लूंगा। मनदीप को अब सुकून मिला कि वो राम्या को घर ले जा सकता है। मनदीप के चेहरे पे अब पानी दिखाई दे रहा था। नज और डॉक्टर मनदीप को देख रहे थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मनदीप कौन है, और जिस तरह से डॉक्टर मेहता बात कर रहे थे और वो खुद राम्या को देखने आए हैं, मतलब ये कोई आम इंसान तो नहीं है। मनदीप अब राम्या को व्हीलचेयर पे लेकर जाता है ताकि राम्या अच्छे से अपना पैर रख पाए और बैठ पाए। डॉक्टर और नर्स राम्या और मनदीप को बस देखते रह जाते हैं। मनदीप राम्या को व्हीलचेयर पे बैठा के गाड़ी तक ले जाता है। तभी मनदीप को एक बूढ़े से व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के मनदीप के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मनदीप ने व्हीलचेयर रोक दी थी। राम्या मुड़ के मनदीप की तरफ देखती है तो वो देखती कि मनदीप किसी को देख के मुस्कुरा रहा था। राम्या मनदीप से पूछ ही लेती है, ऐसे क्या देख रहे हो, कौन है वो, आप जानते हो क्या? मनदीप मुस्कुरा के हाँ में जवाब देता है और राम्या की व्हीलचेयर को उस ओर मोड़ के मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। राम्या भी हामी भर देती है। मनदीप राम्या की व्हीलचेयर धकाते हुए गार्डन की तरफ ले जाता है, जिस और एक बूढ़े दादाजी चेयर पे बैठ के फूलों को बहुत प्यार से देख रहे थे। मनदीप थोड़ी दूरी पे राम्या की व्हीलचेयर रोक देता और मनदीप अकेले ही उस बूढ़े से दादाजी के पीछे जाके खड़े हो जाता है और उन्हें डराने के लिए आवाज करता है, भौ। वो दादाजी बिना पीछे पलटे ही अपनी बूढ़ी सी आवाज में बोलते हैं, मन ही है ना? हाँ मन ही है। मनदीप किसी छोटे बच्चे की तरह चेहरा बना के उन दादाजी के साइड में आके बैठ जाता है और उनको कंधों से पकड़ के, क्या दादू आप कैसे पहचान लेते हैं? राम्या दूर से ही व्हीलचेयर पे बैठे मुस्कुरा के दोनों को देख रही थी कि वो किस तरह बात कर रहे हैं, और मनदीप तो सच में जैसे कोई बच्चा बन गया हो। मनदीप को इस तरह खुल के हंसते देख राम्या को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मनदीप का जो गुब्बारा फूल गया था वो लगभग फूटने वाला था, लेकिन शुक्र है कि ये दादाजी मिल गए, जिन्हें देख के मनदीप उन बातों को भूल गया था। मनदीप दादाजी से बात करते करते मुस्कुरा के राम्या की तरफ देख के उंगली से इशारा करता है। राम्या को नहीं पता था कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन राम्या की तरफ इशारा करने पे राम्या मुस्कुरा देती है। वो और करती भी क्या, दादाजी राम्या को देख एक बड़ी सी स्माइल करते हैं। मनदीप उठ के राम्या के पास आता है और राम्या को भी उन दादाजी के पास ले जाता है। मनदीप राम्या की तरफ देख के, ये मेरे क्यूट से दादू है, ये यहाँ के सबसे पुराने एम्प्लॉय है, जब हम दादू के साथ आते थे तो इन्हीं के साथ खेलते थे, आज भी ये यहाँ आते जाते रहते हैं। मनदीप के बताने पे राम्या बैठे बैठे ही दादाजी के पैर छू लेती है। दादाजी राम्या को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, रहने दे बेटा, तुम तो हमार बेटी हो, और ये मन हमारा बहुते ख्याल रखता है, आज भी वही हमार ध्यान रखता है। दादाजी बोलते हुए थोड़े से भावुक हो गए थे। दादाजी मनदीप से, हमार बिटिया का बहुते अच्छे से ख्याल रखना, वरना तुम्हारी पिटाई कर देंगे, समझे कि नहीं? मनदीप मुस्कुरा के, हाँ दादू पूरा ख्याल रखेंगे आपकी बहू का। मनदीप अपनी आंखें बारीक करके राम्या को देखते हुए बोलता है। तीनों बैठ के काफी वक्त तक बातें करते हैं। मनदीप दादाजी से, अच्छा दादू हम चलते हैं, आपकी बहू को रेस्ट भी करना। मनदीप जानबूझ के राम्या को चिढ़ाने के लिए बोलता है। मनदीप राम्या को गाड़ी तक ले जाता है और व्हीलचेयर के साथ ही राम्या को गाड़ी में बैठा देता है। मनदीप की गाड़ी बहुत बड़ी थी तो व्हीलचेयर के साथ राम्या आसानी से गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी में बैठने के बाद मनदीप राम्या से कुछ भी नहीं बोलता, राम्या भी शांति से बैठी हुई थी। पूरी गाड़ी में शांति का माहौल था। राम्या को अब बोर लग रहा था। राम्या गाड़ी में लगी टीवी चालू कर लेती और देखने लगती है। राम्या ने एक कॉमेडी मूवी लगा रखी थी, जिसे देख के राम्या हंसे जा रही थी।
राम्या मूवी देखते देखते अपने एक पैर से जो ठीक था मनदीप को पैर मारती है। राम्या को पैर मारता देख मनदीप अपनी आंखों को छोटी करके राम्या की तरफ देख रहा था, लेकिन अब भी राम्या का पूरा ध्यान मूवी पे ही था। मनदीप राम्या का पैर पकड़ के नीचे कर देता है, लेकिन राम्या वापस से अपना पैर ऊपर करके मनदीप को पैर मारने लगती और राम्या हंसते हुए बोलती है, सुनिए न, मूवी बहुत मजेदार है, अगर मूवी देखते हुए कुछ खाओ तो मूवी देखने का मजा दुगना हो जाता है। राम्या अपनी नाक चढ़ा के 1 सेकंड के लिए मनदीप को देखती है और फिर मूवी देखने लगती है। राम्या को ऐसे करते देख मनदीप बहुत चिढ़ रहा था और फिर से राम्या के पैर को पकड़ के वापस रख देता है। राम्या एक बार फिर पैर उठाए उससे पहले मनदीप व्हीलचेयर में लगी बेल्ट से राम्या के पैर बांध देता है। मनदीप राम्या को देख के मन में सोचता है, कितने अच्छे से मूवी देख रही है, एक बार भी नहीं पूछा देखोगे क्या, और ये पूछ रही कि मुझे क्या हुआ है, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं बची। मनदीप मन ही मन रो रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। राम्या मनदीप को मारने के लिए पैर उठाती है तो उसे बंधा सा महसूस होता है। राम्या अपने पैरों को देख के बड़ी बड़ी आंख करके, ये क्या किया आपने? मैंने आपसे बस कुछ खाने के लिए बोला था और आपने तो मेरे पैर ही बांध दिए, ये गलत बात है। राम्या रोता हुआ बेचारा हुआ चेहरा बना के बोलती है ताकि मनदीप थोड़ी दया दिखा दे। मनदीप अपनी कड़क आवाज में राम्या की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें कुछ खाना है और मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। मनदीप बोल के फिर से बाहर की तरफ देखने लगता है। राम्या खुद से ही अपने पैर खोल लेती है और फिर से मनदीप को पैर मारने लगती है, लेकिन इस बार राम्या मूवी नहीं देख रही थी, वो बस मनदीप को देख रही थी और मुस्कुराते हुए बार बार अपने पैर को मनदीप के पैर से टकराती है। मनदीप अपनी आंखें बड़ी करके राम्या के पैर को देखता है और फिर राम्या को। मनदीप राम्या को देखता है और झट से गाड़ी के पार्टीशन को क्लोज करके स्ट्रेट बोलता है। ड्राइवर स्ट्रेट का मतलब समझ जाता है और गाड़ी जो घर की तरफ मुड़नी थी वो अब दूसरा रास्ता लेकर सीधे चलने लगती है। मनदीप के चेहरे पे कोई भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। राम्या मनदीप को छेड़ने के लिए मुस्कुराते हुए बोलती है, क्यों, मुझे खाने का इरादा है? राम्या के बोलते ही मनदीप झट से राम्या की व्हीलचेयर अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी गहरी काली आंखों से राम्या के चेहरे को बहुत नजदीक से देख रहा था। मनदीप को ऐसे देखता हुआ पाकर राम्या थोड़ी सहम जाती है और राम्या की धड़कनें तेजी से चलने लगती है। राम्या का गला सूखने लगा था। राम्या मन में, ओह बाबा जी, ये क्या बोल दिया मैंने। मनदीप टीवी की तरफ देख उसका साउंड थोड़ा बढ़ा देता है और राम्या को व्हीलचेयर से उठा के अपनी जांघों पे बैठा लेता है। राम्या अपने हाथों से मनदीप की गर्दन को पकड़ लेती है क्योंकि उसे पकड़ने के लिए कुछ और दिखा नहीं। राम्या छोटी छोटी आंखें करके मनदीप को लगातार देख रही थी। मनदीप क्या करेगा पता नहीं और नहीं राम्या समझ पा रही थी। मनदीप को अपनी तरफ बढ़ते देख राम्या नो नो मन राम्या ना करते रह जाती है और मनदीप अपने होंठों को राम्या के होंठों पे लगा देता है। मनदीप बहुत वक्त तक राम्या के होंठों को पूरी शिद्दत से चूम रहा था। आखिर में राम्या को भी हार मानना पड़ता है और राम्या भी मनदीप का पूरा साथ देती है। दोनों बहुत वक्त तक ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। मनदीप राम्या के होंठों को इस कदर चूम रहा था मानो मधुमक्खी के छाते से पूरा शहद चूस लेगा। बहुत वक्त हो गया था जिससे राम्या अब घबराने लगती है। राम्या अपने हाथों से मनदीप को मारने लगती है। मनदीप जैसे ही राम्या के होंठों को छोड़ता है, राम्या जोर जोर से सांसें लेने लगती है और मनदीप को छोटी छोटी आंखें करके देख रही थी। मनदीप राम्या को ऐसे देख के मुस्कुरा देता है। राम्या तो क्या ही करे, ऐसा लग रहा था कन्हा अपना मुंह छुपा ले और कोई तो जगह थी नहीं, इसलिए राम्या मनदीप को कस के पकड़ के मनदीप की शर्ट में अपना मुंह छुपा लेती है। मनदीप फिर से ड्राइवर से टर्न। ड्राइवर समझ गया था। ड्राइवर वापस से गाड़ी घुमा के शाह मैंशन की तरफ ले आता है। राम्या थोड़ा सा चेहरा बाहर करके मासूमियत से मनदीप से पूछती है, हम अभी तक घर नहीं पहुंचे क्या? राम्या की बात पे मनदीप मुस्कुरा देता है और राम्या की छोटी सी नाक पकड़ के खिंच के बोलता है, हाँ हम पहुंच गए। राम्या खिड़की से बाहर देखती है कि कोई है तो नहीं ताकि जल्दी से रूम जा सके। मनदीप राम्या के सिर पे टपली मार के, ये क्या कर रही हो? घर नहीं चलना या फिर चले स्ट्रेट? मनदीप बोलकर हंसने लगता है। राम्या नाराजगी जता के बोलती है, आप हमेशा मेरी मजे लेते रहते हैं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। राम्या बोलकर उठने लगती है। वो भूल गई थी उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है।
राम्या मासूम सा चेहरा बना के मनदीप की तरफ देखती है। अब तो राम्या को मनदीप का साथ लेना ही पड़ेगा। मनदीप अपनी भौएं उठा के राम्या को देखता है और मुस्कुरा देता है। अच्छा ये बताओ ऐसे बाहर क्या देख रही थी? राम्या नजरें चुरा के हकलाते हुए बोलती है, कुछ भी तो नहीं। मैं क्या देखूंगी, अपना ही तो घर है। ये बातें बाद में करना, अभी चले। राम्या को अंदर ही अंदर अजीब लग रहा था कि कोई उसे ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा कि गाड़ी में ऐसी हालत में भी ये सब। राम्या अपनी आंखें भींच लेती है और मुट्ठी बांध लेती है। मनदीप राम्या को व्हीलचेयर पे बैठाकर घर में ले जाने लगता है। राम्या को बार बार एक ही बात सता रही थी कि कोई देख लेगा तो, क्योंकि राम्या के होंठों में थोड़ी सूजन आ गई थी। राम्या के मन में ये सब चल ही रहा था कि सामने उसे खुशी दिखाई दे जाती है। ओह नो, ये यहाँ क्या कर रही है, देख लेंगी तो छेड़ना चालू कर देंगी। राम्या मनदीप से, जल्दी चलिए न, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? घर तो आ गए हैं, फिर इतने जल्दी में कन्हा जाना है? मनदीप राम्या से बोलता है। राम्या मनदीप पे गुस्सा करते हुए बोलती है, ठीक है मत चलिए, इसे यहीं रोक दो, मैं ही चले जाती हूँ। राम्या को गुस्से में देख अब मनदीप कुछ नहीं बोलता और राम्या को जल्दी से लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर ले जाता है। राम्या जल्दी जल्दी कर रही थी मगर फिर भी खुशी उसे देख ही लेती है, लेकिन मनदीप साथ ही था इसलिए अभी कुछ बोलना ठीक नहीं समझती। चैप्टर 141 मनदीप की जलन। राम्या मनदीप से, जल्दी चलिए न, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? घर तो आ गए हैं, फिर इतने जल्दी में कन्हा जाना है? मनदीप राम्या से बोलता है। राम्या मनदीप पे गुस्सा करते हुए बोलती है, ठीक है मत चलिए, इसे यहीं रोक दो, मैं ही चले जाती हूँ। राम्या को गुस्से में देख अब मनदीप कुछ नहीं बोलता और राम्या को जल्दी से लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर ले जाता है। राम्या जल्दी जल्दी कर रही थी मगर फिर भी खुशी ने उसे देख ही लिया था, लेकिन मनदीप साथ ही था इसलिए अभी कुछ बोलना ठीक नहीं समझती। मनदीप राम्या को रूम पे लेकर आ जाता है और उठा के बेड पे बैठा देता है। राम्या एक लंबी सुकून की सांस लेती है और अपने सिर को बेड के हेड से टिका लेती है। राम्या थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी। मनदीप राम्या को समझाते हुए बोलता है, अब कहीं भी जाना हो तो मुझसे बोल देना, अकेले उठ के जाने मत लगना। मनदीप की बात पे राम्या हल्के से अपना सिर हिला देती है। राम्या ने जिस तरह अपना सिर हिलाया मनदीप को लगा वो उसकी बात को सीरियस नहीं ले रही। मनदीप दोबारा राम्या से बोलता है, राम्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं तुमसे इतने अच्छे से बोल रहा हूँ लेकिन तुम ठीक है मुझसे बात मत करना। तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना है तो अंकल से बोल देना, तुम्हें एडमिट करा देंगे और पूरा ख्याल भी रखेंगे। राम्या अपनी आंखें बड़ी करके मनदीप को देख रही थी कि मनदीप ये क्या बोले जा रहा है। तभी राम्या मनदीप की तरफ बिना किसी भाव के देख के, 1 मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना, ताकि मुझे भी पता चले आप क्या सोच रहे हैं। मनदीप राम्या की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से उठ के जाने लगता है। राम्या को बुरा लग रहा था कि वो बोल रही है और मनदीप उसके सामने उसे इग्नोर करके जा रहा था। राम्या जोर से बोलती है, मन पहले मेरी बातों का जवाब दो, उसके बाद कन ही जाना। मनदीप अब भी कोई जवाब देता और स्टडी की तरफ जाने लगता है। राम्या जोर से बोलने लगती है, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, मनदीप अब भी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए राम्या खुद से ही उठने लगती है और व्हीलचेयर को अपने पास खींचती है। व्हीलचेयर की आवाज सुनते ही मनदीप पीछे पलट के देखता है तो राम्या अपने आप को व्हीलचेयर पे बैठाने की कोशिश कर रही थी। राम्या को कोशिश करते देख मनदीप जल्दी से वापस आता है और राम्या को अच्छे से बैठा देता और बिना राम्या की तरह देखे पूछता है, कहा था कि मुझे बोल देना, फिर भी अपने मन की करते रहती हो, कन्हा जाना है बताओ, मैं ले चलता हूँ। मनदीप को ऐसे बोलते देख राम्या को अब और गुस्सा आ जाती है और राम्या मनदीप का पकड़ के मनदीप को जोर से काट लेती है। मनदीप अपनी नाक सिकुड़ के पहले अपने हाथ की तरफ देखता है और फिर राम्या की तरफ, ये क्या है, कोई छोटी बच्ची हो? राम्या मनदीप को देख के, मैं कब से आवाज दे रही थी आपको, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? मनदीप राम्या की तरफ देख, तो ऐसे काटोगी? ऐसे काटोगी मतलब जब आपका जो मन करेगा तो आप कुछ भी करेंगे, मैं कुछ बोलूं तो सुनना नहीं है? ठीक है फिर करो अपनी मर्जी, मैं चले जाती हूँ यहाँ से चाचा चाची के पास, आपका जैसा मन करता है आप वैसा करो। राम्या अपनी व्हीलचेयर को चलाने लगती है और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगती और साथ ही बोलते भी जाती है,
चाहते ही नहीं मैं यहाँ रहूं तो सीधे बोल देते हॉस्पिटल से ही चले जाती, पापा और माँ को कॉल कर लेती, कम से कम यहाँ के ये सब सुनना तो नहीं पड़ता। राम्या की बातें सुन के मनदीप अपने दांत पिसने लगता है। पता नहीं इन महिलाओं को अपने पिहर जाने की धमकी देने में क्या ही अच्छा लगता है। मनदीप अपनी जगह पे खड़े होकर ही बोलता है, हाँ तुम तो बोलोगी ही क्योंकि मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करता हूँ। हॉस्पिटल में ही रहना का मन था तो वन ही रह जाती, मुझसे बोल दिया होता। राम्या जाते जाते रुक जाती है और पीछे पलट के देखती है। आपको बहुत फिक्र है मेरी कि मुझे हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए था तो छोड़ देते, वन ही लेकर क्यों आए। राम्या अपने होंठों को छू कर बोलती है। एक तो होंठों में अलग सूजन आ गई। मनदीप राम्या के सामने आकर खड़े हो जाता है। जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी यहाँ अकेले ही रहूंगा, बोलना मत, लेने आ जाओ। मनदीप को गुस्से से बोलता देख के राम्या अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्या करे वो दिखा भी नहीं सकती थी। राम्या मनदीप से झुकने के लिए कहती है, यहाँ आइए। मनदीप अपनी तरफ हाथ करके, क्या मैं नहीं पड़ोसी को बोल रही हूँ, यहाँ आप ही है ना तो आप ही से बोलूगी ना। राम्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। मनदीप असहजता से धीरे से नीचे झुकता है। राम्या मनदीप का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से धीरे से मनदीप को बोलती है, कन्ही आपको जलन तो नहीं हो रही थी? तब से देख रही हूं आप मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने की बात कर रहे हो। राम्या बोलकर हंसने लगती है। मनदीप राम्या का हाथ छोड़ के खड़े हो जाता है और लगातार राम्या को देखता रहता। अब मनदीप बोले भी तो क्या, मनदीप के पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन राम्या को अपने ऊपर हंसता देख मनदीप थोड़े से हकलाते हुए बोलता है, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राम्या हंसते हुए, इसमें लगने की क्या बात है, वो तो आपको देख के पता चल रहा है। आप कितने जेलेस हो। चैप्टर 142 प्यारी भाभी राम्या। मनदीप असहजता से धीरे से नीचे झुकता है। राम्या मनदीप का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से धीरे से मनदीप को बोलती है, कन्ही आपको जलन तो नहीं हो रही थी? तब से देख रही हूं आप मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने की बात कर रहे हो। राम्या बोलकर हंसने लगती है। मनदीप राम्या का हाथ छोड़ के खड़े हो जाता है और लगातार राम्या को देखता रहता। अब मनदीप बोले भी तो क्या, मनदीप के पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन राम्या को अपने ऊपर हंसता देख मनदीप थोड़े से हकलाते हुए बोलता है, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राम्या हंसते हुए, इसमें लगने की क्या बात है, वो तो आपको देख के पता चल रहा है। आप कितने जेलेस हो। मनदीप अपनी तरफ से सफाई देते हुए थोड़ा अकड़ के बोलता है, मैं और जलन हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों जलन होंगी। मनदीप राम्या के पास बैठ के राम्या के उंगलियों में अपनी उंगलियों को डाल के बहुत ही प्यार से बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, और मैं भी, तो जलन वाली कोई बात ही नहीं। राम्या अपनी उंगलियों को और टाइट दबाती है और एक हाथ से मनदीप की लंबी सी नाक खिंच के बोलती है, हाँ, आप कन्हा जेलेस होते हो, जेलेस तो मैं होती हूँ, तभी तो मेरा बात करना किसी से अच्छा नहीं लगता। कोई मुझे देखे तो उसकी पिटाई करके खून ही निकाल दे, और कुछ को तो मैं जानती भी नहीं, मैं वह जेलेस नहीं होती। राम्या इतने प्यार से बोल रही थी कि सामने वाला समझ जाए वो क्या बोल रही है। राम्या कातिल मुस्कान के साथ मनदीप को देखती है, जैसे अपनी मुस्कान से मनदीप के दिल पे छुरियां चला दी हो। अब तो मनदीप को भी हार मानना पड़ता है, क्योंकि सच में राम्या की उस मुस्कान ने मनदीप को पुराने दिन याद दिला दिए थे। मनदीप एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो जेलेस हो रहा था। मनदीप राम्या के हाथ पे अपना हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ मैं जेलेस था, मुझे तुम्हारा किसी से इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता, और खास तौर पर उस डॉक्टर की तरह लोगों से, इसलिए तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगी। राम्या मनदीप की बात सुन के मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि मनदीप सच में इतना जेलेस हो रहा था। राम्या मुस्कुरा के अपना सिर मनदीप के सिर से टकरा के, मुझे पता है आप जेलेस थे, लेकिन मैं सिर्फ आपकी हूं और सारी जिंदगी आपकी ही रहूंगी, समझे मिस्टर मनदीप शाह। राम्या हंसने लगती है। मनदीप राम्या को छेड़ने के लिए, वैसे तुम अपनी पैकिंग कर रही थी, कर लो, फिर मैं ड्राइवर से बोल देता हूं तुम्हें तुम्हारे पीहर छोड़ आएगा, ठीक है ना? राम्या बड़ी बड़ी आंखें करके मनदीप को देखती है और अपने हाथों से मारने लगती है। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आप तो यही चाहते हैं मैं यहाँ से चले जाऊं। राम्या अपनी व्हीलचेयर को चलाने लगती है और बेड तक आ जाती और जैसे तैसे अपने आप को बेड पे रखती है। मनदीप भी राम्या के पीछे पीछे जाता है।
हे रामू, मेरी बात सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कैसे तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तुम्हारे बिना तो एक दिन भी नहीं कटता और तुम चले जाओगी तो कैसे रहूंगा? राम्या मुंह बना के, फिर आप ऐसे बोलते क्यों हो? आपके बिना तो मैं भी नहीं रह सकती। जीवन की डोर जो आपसे बांध ली है। मनदीप राम्या के साइड में उसे पकड़ के बैठ जाता है। दोनों बैठ के बातें करते और एक दूसरे को छेड़ते हैं। खुशी अपने रूम में परेशान बैठी थी कि वो अब क्या करे, क्योंकि गिलराज को जिस तरह से वो चाटा मार के आई थी और घर आने पे जो इतना कुछ सुनाया है, उसके बाद तो खुशी की हिम्मत नहीं थी कि वो गिलराज के सामने चले जाए। लेकिन मीनाक्षी जो प्लान कर रही थी उसमें उसे सफल नहीं होने दे सकती थी। मगर किया क्या जाए, कैसे कन्हू उससे मीनाक्षी के बारे में बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाना सही नहीं था। खुशी को अब एक ही बात समझ आती है कि उसे राम्या से पूछ लेना चाहिए। खुशी उठ के जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ कदम चल के रुक जाती है। खुशी मन में सोचती है, अगर ये कुछ कर रहे होंगे तो और मैं जाके डिस्टर्ब कर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं यार, ये नहीं कर सकती। खुशी सोच के चुटकी बजा के अपने आप से कॉल करती हूँ, ये सही रहेगा। कॉल से डिस्टर्ब हुए भी तो कोई बात नहीं, इतना हक तो बनता है मेरा। खुशी जल्दी से राम्या को कॉल करती है। खुशी का कॉल आते ही राम्या अपना फोन उठा लेती है, लेकिन मनदीप राम्या के हाथ से फोन ले लेता है, ये बोल के कि किसका कॉल है? आपकी बहन का। लेकिन खुशी अभी कॉल क्यों कर रही है? यहाँ आ भी सकती थी ना। दीजिए, मुझे उसे किसी चीज की जरूरत होगी और आप रूम में हैं इसलिए नहीं आई होंगी, दीजिए ना। मनदीप राम्या को फोन नहीं देता और खुद ही कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो। मनदीप के हेलो बोलते ही खुशी सकद रह जाती है, लेकिन अब क्या कॉल किया है तो बात तो करनी पड़ेगी। खुशी मुस्कुरा के, हेलो भाई, मुझे भाभी से बात करनी है तो आप उनसे बात करवा दीजिए। मनदीप राम्या की तरफ ध्यान से देखता है और खुशी से बोलता है, मुझसे बात नहीं करनी, बस अपनी भाभी से बात करोगी? ये सही है, भाभी के आते ही अपने भाई को भूल गई। अब बोलना बेटा, कोई काम मुझसे। मनदीप खुशी से बोलकर फोन राम्या को पकड़ा देता है। राम्या मनदीप को देख के मुस्कुरा रही थी और दूसरी तरफ से खुशी, भैया भैया ऐसी बात नहीं है। हेलो, तुम्हारे भाई को तुमसे बात नहीं करनी, जो भी बात करनी है मुझसे करो। राम्या मनदीप की तरफ देख के मुस्कुरा के अपनी जीभ दिखाती है। खुशी राम्या की आवाज सुन, ओह तुम हो? खुशी एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मुझे लगा था अभी भी भाई के पास ही है। नहीं, अभी मेरे पास ही है। तो बताओ क्या बोल रही थी? खुशी अपने रूम में घूम घूम के बात कर रही थी। प्लीज मेरी प्यारी सी भाभी जी, हमारा पेचअप करा दो। हालांकि गलती मेरी है तो पहले तो मुझे ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चैप्टर 143, दिल का रास्ता, पेट से होकर दिल तक। हेलो, तुम्हारे भाई को तुमसे बात नहीं करनी, जो भी बात करनी है मुझसे करो। राम्या मनदीप की तरफ देख के मुस्कुरा के अपनी जीभ दिखाती है। खुशी राम्या की आवाज सुन, ओह तुम हो? खुशी एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मुझे लगा था अभी भी भाई के पास ही है। नहीं, अभी मेरे पास ही है। तो बताओ क्या बोल रही थी? खुशी अपने रूम में घूम घूम के बात कर रही थी। प्लीज मेरी प्यारी सी भाभी जी, हमारा पेचअप करा दो। हालांकि गलती मेरी है तो पहले तो मुझे ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साइड में मनदीप बैठा हुआ था तो राम्या कैसे बोले समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सीधे गिलराज का नाम नहीं ले सकती थी। राम्या मुस्कुरा के, करते हैं न कुछ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, कोई आइडिया देना। मैं कैसे उससे बात करूं? खुशी बिना आंसू गिराए रोकर बोल रही थी। मनदीप बैठ के ध्यान से राम्या को सुन रहा था और देख भी रहा कि आखिर ये दोनों बातें क्या कर रही है। तभी मनदीप का मोबाइल बजने लगता है। मनदीप कॉल रिसीव करके, हेलो गिलराज का नाम सुनते ही राम्या की आंखें बड़ी हो जाती है और मनदीप क्या बोल रहा है सुनने की कोशिश करती है। मिलना है मुझसे, घर पर आजा, हम घर पे ही बात करते। मनदीप बस इसी तरह गिनती के शब्द बोलता है जो राम्या को समझ नहीं आती। समझ आती है तो एक शब्द, जो ये कि गिलराज घर आने वाला है। धीरे धीरे शाम हो चली थी। मनदीप क्या बात कर रहा, यही सुनने के लिए राम्या मनदीप की ओर देख रही थी और सुनने की कोशिश कर रही। मनदीप के कॉल रखते ही मनदीप राम्या की तरफ पलटता है तो वो पाता है कि राम्या उसकी ओर झुक के बहुत ध्यान से देखे जा रही है। मनदीप के देखते ही राम्या झट से सीधे हो जाती और मनदीप को देख के मुस्कुराने लगती है।
राम्या को ऐसे मुस्कुराते देख मनदीप को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले, इसलिए वो भी मुस्कुरा देता है। गिलराज घर आ रहा तुमसे मिलने, उसे पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। राम्या अपनी मुस्कान को रोक के, हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन आ कब रहे हैं? डिनर के टाइम पे। राम्या बस अपना सिर हिला देती है। मनदीप को समझ नहीं आ रहा था कि राम्या ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। मनदीप राम्या के माथे को चूम लेता है। मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो। मनदीप अपनी रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करके वहां से चले जाता है। खुशी अभी भी कॉल पे ही थी, लेकिन राम्या ने उसे होल्ड कर दिया था। खुशी रोती हुई आवाज में राम्या से पूछती है, क्या हुआ, यूं अचानक होल्ड क्यों कर दिया था? राम्या खुशी से खुश होकर जोर से, एक खुशखबरी है, पूछेगी नहीं क्या है? खुशी बेपरवाह तरह से बोलती है, क्या है, अब बता दे, नहीं तो मेरे साथ क्विज मत खेलने लग पड़ना। अरे नहीं बाबा, गिलराज घर आ रहे हैं आज डिनर पे। खुशी ये सुनने के बाद भी उदासी से बोलती है, हाँ तो। हे, राम्या अपने फोन को देख के अपने आप से बोलती है, इसे समझ नहीं आया या कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने गिलराज के बारे में बोला तब भी बस हूँ। राम्या फिर से खुशी से अपने शब्दों को लंबा खींच के बोलती है, गिलराज भैया आ रहे हैं। अब आया कुछ समझ में। खुशी के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी खिलखिला के हंसने लगती है, क्या सच में? और अचानक से रुक के, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, और आ भी रहे तो भाई से ही मिलने आ रहे होंगे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? राम्या एक गहरी सांस लेकर फिर से अपने आप को बोलती है, ये लड़की सच में बच्ची ही है। राम्या खुशी से, वैसे एक नुस्खा है मेरे पास, मैंने तेरे भैया के लिए किया था और काम भी आया, वैसे तू भी कर सकती। खुशी सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा क्या है जो भाभी ने भाई के लिए किया था। राम्या जोर से ओए कन्हक हो गई, अभी से ख्यालों में खो गई क्या? पहले आ तो जाने दे। राम्या खुशी को छेड़ रही थी। खुशी को अभी भी समझ नहीं आ आया था। खुशी कुछ सोचे उससे पहले राम्या ही बोल देती है, वैसे हमारे बूढ़े कह गए हैं कि अगर किसी के दिल को जितना है तो उससे पहले उसकी पसंद का खाना खिलाना होगा। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। राम्या बोलकर हंसने लगती है। खाना खिलाना है सुन के ही खुशी का मन खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसको तो कुछ बनाना भी नहीं आता, तो कैसे वो गिलराज के लिए कुछ बनाएगी। खुशी फिर से बिना आंसू के रोने लगती है। खुशी अब परेशान हो गई थी कि वो करे भी तो क्या, उसको तो कुछ बनाना ही नहीं आता। राम्या खुशी को रिलैक्स करते हुए बोलती है, अरे इतनी फिक्र मत कर, अब मैं तो किचन में जा नहीं सकती, लेकिन तू तो जा सकती है, इसलिए अभी ये रोना बंद कर और किचन में जा। जो भी तुझे बनवाना है काका से बोल देना, वो बनवा देंगे, और वहां खड़े होकर उनसे बनवा लेना, देखते रहना। चैप्टर 144 खुशी बनी आटे की बोरी। खुशी अब परेशान हो गई थी कि वो करे भी तो क्या, उसको तो कुछ बनाना ही नहीं आता। राम्या खुशी को रिलैक्स करते हुए बोलती है, अरे इतनी फिक्र मत कर, अब मैं तो किचन में जा नहीं सकती, लेकिन तू तो जा सकती है, इसलिए अभी ये रोना बंद कर और किचन में जा। जो भी तुझे बनवाना है काका से बोल देना, वो बनवा देंगे, और वहां खड़े होकर उनसे बनवा लेना, देखते रहना। खुशी बड़ी ही खुश हो जाती है कि चलो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। खुशी जल्दबाजी करते हुए घड़ी में समय देखती है और फिर राम्या से, अच्छा चल मैं जा रही हूँ, बाय। अरे सुन तो। राम्या खुशी से बोलते रह जाती है और खुशी कॉल काट चुकी थी। खुशी पहले अपने रूम में टेडी बियर के साथ खेलती है, उसे लेकर पूरे रूम में यहाँ से वहाँ गाना गुनगुनाते हुए घूमती है, आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। खुशी को देख के लग रहा था जैसे ये उसका पहला पहला प्यार हो। हालांकि ये पहला ही था, लेकिन उसे गिलराज के साथ रिश्ते में 5 साल हो गए थे, पर अभी जो खुमार है वो पहले नहीं था। अपने भाई के डर से खुशी गिलराज से कम ही मिलती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर मनदीप को पता चला तो वो कुछ भी कर सकता है। गिलराज और मनदीप की पहले ही दुश्मनी थी, और अगर खुशी और गिलराज के रिश्ते के बारे में पता चलता तो अंजाम बुरा हो सकता था। खुशी टेडी बियर को जोर से किस करती और नीचे जाने लगती है। खुशी जाते जाते सोच रही थी कि उसे गिलराज के लिए क्या बनाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब भी वो गिलराज के साथ लंच पे गई थी, गिलराज ने अपने पसंद की कोई चीज नहीं बुलवाई थी, हमेशा खुशी के पसंद का ही खाया था। खुशी सोच में थी कि अब बनवाए क्या। खुशी सोचते हुए किचन में जाती है। सवित्री जी पहले ही किचन में थी, जो देख रही थी कि आज क्या बनवाया जाए, तभी खुशी वहां पहुंच जाती है।
सावित्री जी को वहां देख के खुशी अजीब सा चेहरा बना लेती है और सोचने लगती है, ओह, माँ यहाँ है, मुझे देखेगी तो क्या ही सोचेगी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, खाना तो बनवाना ही है। खुशी खड़े होकर सोच रही थी, तभी उसे सावित्री जी देख लेती है और खुशी को इतने गहन विचार में देख के बोलती है, खुशी, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? खुशी अपने ख्यालों से बाहर आके अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, हाँ माँ, कुछ कहा आपने? सावित्री जी दोबारा बोलती है, कुछ चाहिए तुम्हें? एक बार खुशी फिर सोच में थी कि क्या कहे, पर बोलना तो था ही। खुशी मुस्कुरा के, मैंने सोचा है कि मुझे भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए, फिर बनाने की जरूरत हो या ना हो, और कभी बनाना पड़ा तो। खुशी की बात सुन के सावित्री जी खुशी को हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी और साथ ही खाना बनाने वाला जो स्टाफ किचन में था वो भी खुशी को देखने लगता है। सभी को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर खुशी को अजीब लगता है, लेकिन खुशी को तो करना ही था, इसलिए खुशी बिना किसी पे ध्यान दिए अंदर चले आती है और कुक की तरफ देख के कड़क आवाज में, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, अब रोज दिखोगी, आज वही बनेगा जो मैं चाहती हूँ। खुशी को देख के सावित्री जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि खुशी सच में किचन में थी, जो अपने हाथ से पानी तक नहीं लेती थी, आज वो यहाँ। सावित्री जी को अच्छा लगा कि खुशी सीखना चाहती है। सावित्री जी खुशी के पास आके मुस्कुरा के पूछती है, फिर आज क्या बनाना है बताओ, तुम्हारी पसंद का ही बनेगा। खुशी सोचने लगती है कि बनवाए क्या। खुशी सोच के कुछ चीजें बनाने के लिए कहती है। खाना कैसा बन रहा है, खुशी ध्यान से देख रही थी ताकि वो भी बनाना सीख ले। जब रोटी बन रही थी तब खुशी काफी वक्त बहुत ध्यान से देखती है, उसके बाद वो कुक से, लाइए मैं बनाती हूँ, इतना देख लिया तो अब बना सकती हूँ। खुशी बेफिक्री से बोल रही थी और उसका कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पे थे, जैसे अब वो बना ही लेगी। कुक मना कर रहा था कि मैम अभी ट्राई मत करिए। कुक शालीनता से खुशी से बोलता है, मैम आप बाद में ट्राई कर सकती है। लेकिन खुशी मानती नहीं, उसे लगा कि वो बना ही लेगी, इसलिए कुक को साइड होने के लिए कहती है और खुद बनाने लगती है। खुशी आटे की लोई बना तो लेती है, लेकिन जब रोटी बेलने जाती है तब रोटी का नक्शा ही बिगड़ जाता है। खुशी अटपटी सी मुस्कान के साथ उस कुक को देखती है जो रोटी बना रहा था, लेकिन बेचारा कुक उस रोटी को देख के कुछ बोल नहीं पाता है और वो बेमन की मुस्कुरा देता है। आखिर वो बोलता भी कैसे था, तो आखिर वो एक मुलाजिम। खुशी अपनी रोटी की फिर से लोई बना लेती है और फिर बेलना शुरू करती है, इस बार भी रोटी नहीं बनती। खुशी फिर से मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि वो एक रोटी तक नहीं बना पाई और बड़े अच्छे से कुक को साइड कर दिया था। खुशी बार बार कोशिश करती है लेकिन गोल रोटी नहीं बना पाती। अब इतनी बार ट्राई करते करते उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी और उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई थी, और तो और खुशी ऊपर से नीचे तक आटे से भी रंग गई थी, लेकिन उसकी रोटी नहीं बन पाए। खुशी अब तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गई थी। आखिर में वो अपने हाथ में रखी आटे की लोई को जोर से आटे वाले बर्तन में डाल देती है। सावित्री जी किचन में खड़े ये सब देख रही थी। खुशी को ऐसे देख के अच्छा तो नहीं लगा कि उसकी इतनी कोशिश में एक बार भी नहीं बना पाए, लेकिन इस बात की खुशी थी कि उसने कोशिश जरूर की और आज न सही कल तो बना ही लेगी। खुशी उदास चेहरे के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन सावित्री जी को देख के उसका मुरझाया चेहरा और भी मुरझा जाता है। सावित्री जी खुशी के गाल को छू के प्यार से बोलती है, कोई बात नहीं, आज न सही एक दिन जरूर बनेगी, बस कोशिश करते रहो। खुशी सावित्री जी की बात का बिना कोई जवाब दिए जाने लगती है। खुशी किचन से बाहर निकली ही थी कि उसे राज मिल जाता है। खुशी राज को देख के जल्दी जल्दी जाने लगती है कि कन्ही राज उसे पहचान न ले। राज ने खुशी को देख लिया था, लेकिन खुशी की हालत देख के राज उसे पहचानता नहीं और सीधे जाने लगता है। लेकिन राज कुछ कदम आगे जाके रुक जाता है और पीछे पलट के अचानक से खुशी खुशी जाते जाते रुक जाती और खुशी भी पलट के, हाँ, खुशी भूल गई थी कि अगर राज ने देखा तो क्या होगा, और किस्मत से राज उसे सच में पहचान गया था। राज बस देखना चाह रहा था कि क्या वो सच में खुशी ही है, लेकिन खुशी के जवाब मिलते ही राज का विश्वास वास्तविकता में बदल गया कि हाँ, ये खुशी ही है। लेकिन खुशी अपनी आंखें छोटी करके अपने ही सिर पे मारती है और अपने आप से कहती है, ओह, मैंने ये क्या कर दिया, अगर तुम नहीं बोलती तो कुछ हो जाता क्या। अब तो राज को बहाना मिल गया था खुशी को परेशान करने का, और वो ये मौका छोड़ नहीं सकता था। राज बाहर से ही सावित्री जी को आवाज लगाता और जानबूझ के खुशी को देख के, माँ अपने घर में ये कौन आ गया है, इसे बाहर निकालो।
मांगने वाले को घर में क्यों आने देते हो? आप लोगों को पता नहीं है क्या? राज जानता था कि खुशी चिढ़नेगी जरूर, इसलिए वो खुशी को देख और जोर से बोलता है, माँ बाहर करो इसे। क्या है? सावित्री जी बोलते हुए किचन से बाहर आती है। क्या हुआ राज? क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहे हो? राज कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी किसी सफेद भूत की तरह आटे से रंगी राज पे दौड़ पड़ती है। आपने मुझे मांगने वाली कहा, ये अच्छी बात नहीं है। खुशी बोलते भी जा रही थी और राज के पीछे उसे मारने के लिए भी दौड़ रही थी। राज अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कभी सोफे के पीछे तो कभी सावित्री जी के इधर उधर भागने लगता है। खुशी वहां रखे सोफे के कुशन उठा के राज के ऊपर फेंकने लगती है। चैप्टर 145 मनदीप और गिलराज की फिर से दोस्ती। क्या है? सावित्री जी बोलते हुए किचन से बाहर आती है। क्या हुआ राज? क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहे हो? राज कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी किसी सफेद भूत की तरह आटे से रंगी राज पे दौड़ पड़ती है। आपने मुझे मांगने वाली कहा, ये अच्छी बात नहीं है। खुशी बोलते भी जा रही थी और राज के पीछे उसे मारने के लिए भी दौड़ रही थी। राज अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कभी सोफे के पीछे तो कभी सावित्री जी के इधर उधर भागने लगता है। खुशी वहां रखे सोफे के कुशन उठा के राज के ऊपर फेंकने लगती है। राज खुशी को चिढ़ाते जा रहा था और खुशी राज को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। खुशी कुशन उठा के राज पे फेंकती है लेकिन राज अपने आप साइड कर लेता है और वो कुशन जाके सीधे गिलराज के मुंह पे लगता है। गिलराज को अंदाजा भी नहीं था कि घर में आते ही उसके साथ ये सब होगा, मगर कर भी क्या सकता था। मनदीप और गिलराज जो आ ही रहे थे मगर खुशी के कुशन पड़ते ही गिलराज जगह पे रुक जाता है। गिलराज कुशन पकड़ के सामने की तरफ देखता तो उसे खुशी दिखाई देती है जो ऊपर से नीचे तक आटे में रंगी हुई थी। गिलराज क्या ही बोलता, वो बस खुशी को देख के मुस्कुरा देता। खुशी छोटा सा मुंह बना के बस जगह पे खड़ी रह जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस हालत में गिलराज के सामने आएगी। मनदीप राज और खुशी की तरफ देख के, ये क्या कर रहे हो दोनों? और खुशी, ये क्या हाल बना रखा है, जाओ ये सब साफ करो। खुशी तो हाँ बोलकर वहां से जाने लगती है लेकिन सावित्री जी खुशी की तरफ से जवाब दे देती है। खुशी खाना बनाना सीख रही है, आज रोटी बना रही थी इसलिए ये हाल बना लिए अपने। गिलराज ने जैसे ही ये सुना कि खुशी खाना बनाना सीख रही है तो उसके चेहरे पे अपने आप ही मुस्कान आ जाती है और अचानक ही गिलराज की नज़र खुशी की ओर मुड़ जाती है जो अपने रूम की तरफ जा रही थी। खुशी जाते जाते पलट के सावित्री जी को देखती है और सिस्क के उदासी भरे चेहरे के साथ अपने रूम में जाने लगती है और मन में ये भी चल रहा था, राज भाई नहीं आते तो मैं कब का ये सब साफ कर लेती, लेकिन उनकी वजह से गिल ने मुझे ऐसे देख लिया था। और ऊपर से माँ, उन्हें क्या जरूरत थी बताने की कि मैं खाना बनाना सीख रही हूँ। खुशी सीधे अपने रूम आ जाती है। गिलराज मनदीप से, हम बाहर चल के बैठे। हाँ, क्यों नहीं चले? मनदीप गिलराज के साथ बाहर गार्डन में जाकर बैठता है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे मगर क्या बोले पता नहीं, उनकी दोस्ती में जैसे जंग लग गई हो, लेकिन अब मिले हैं तो साफ कर देना ही अच्छा था। कुछ वक्त खामोश बैठने के बाद गिलराज मनदीप की तरफ देख के, आई एम सॉरी, जो मैंने तेरे साथ किया वो ठीक नहीं था और ना ही तुझे समझने की कोशिश की, लेकिन मैं भी क्या करता, उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। गिलराज थोड़ा रुक के, जो हुआ उसे भूल के मैं अपनी दोस्ती को फिर से शुरू करना चाहता। मुझे पछतावा है अपने किए पे और मैं क्या ही कहूँ और कैसे बताऊं। गिलराज अपनी बात बोलने के बाद शांत हो जाता है। गिलराज आशा भरी निगाहों से मनदीप को देख रहा था कि क्या मनदीप भी चाहता है वो फिर से दोस्त बन जाए, लेकिन मनदीप कुछ नहीं बोलता। गिलराज मनदीप से, अगर तुझे नहीं लगता कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं तो कोई बात, मुझे अब चलना चाहिए। मनदीप अब भी सोच में ही था कि वो क्या ही जवाब दे। दोबारा पूछने पे मनदीप से कोई जवाब न मिलने गिलराज दुखी मन से उठ के वहां से जाने लगता है। गिलराज कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी पीछे मनदीप अपनी कठोर आवाज में बोलता है, इस घर में आना आसान है लेकिन यहां से जाना नहीं। मनदीप बोलते बोलते गिलराज के सामने एटीट्यूड में जाकर खड़े हो जाता है। मेरी मर्जी के बिना यहां आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। गिलराज मनदीप को देख के बोलता है, लेकिन इस बार गिलराज के सुर थोड़े बदले हुए थे। ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूं और अब मुझे डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं समझ गया हूं।
मनदीप और गिलराज एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं और कस के एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बहुत अरसों बाद दोनों इस तरह गले लगे थे। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। मनदीप गिलराज से, आहा मैंने तुम्हें गले लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली है। गिलराज सवालिया नजरों से मनदीप को देख के पूछता है, इसकी वजह, या कोई पुराना हिसाब करना बाकी है? मनदीप बेपरवाही से, हाँ बिल्कुल, आओ बैठ के बात करते हैं। गिलराज को लग रहा था कन्ही सच में कोई बात तो नहीं, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि मनदीप क्या सोच रहा है। मनदीप गिलराज की तरफ देख के सीधे पूछता है, क्या तुम खुशी को पसंद करते हो? मनदीप के इस सवाल ने गिलराज के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। गिलराज ध्यान से मनदीप को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या मनदीप को पता है या ऐसे ही पूछ रहा है। गिलराज मनदीप को देख के, ये क्या पूछ रहा है? मनदीप गिलराज को देख के मुस्कुरा देता है और बड़े ही अदब से बोलता, क्या ये सच नहीं है कि तुम दोनों 3 सालों से रिलेशनशिप में हो? मनदीप की बातों ने अब तो गिलराज को पूरा हिला दिया था। गिलराज के पास कोई शब्द नहीं थे मनदीप से बोलने के लिए। वो पूरी तरह निःशब्द रह जाता है और मनदीप को देख रहा था। मुझे सब पता है और ये भी कि मेरी बहन को तुझसे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता। गिलराज सोच में था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने इतना कुछ किया उसके बाद भी तुझे लगता है कि खुशी मेरे साथ खुश रहेगी? मनदीप एक बार फिर मुस्कुरा देता है और गिलराज का हाथ पकड़ के, मैं जानता था कि तू ये जरूर कहेगा, जिसने 3 साल दुश्मनी इतनी बुरी तरह निभाई हो और हमारे रिश्ते अच्छे न सही लेकिन फिर भी मेरी बहन का पूरा ख्याल रखा हो। अगर चाहता तो मेरा बदला मेरी बहन से ले सकता था, पर ऐसा नहीं किया। फिर और क्या चाहिए? और खुशी की खुशी भी तुम ही हो, भले उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। मनदीप अब थोड़ी कठोरता से बोलता है, तो मिस्टर गिलराज चॉइस आपकी। आप क्या चाहते हैं? हमारी फ्रेंडशिप और मेरी बहन का प्यार, या फिर दोनों ही नहीं? क्योंकि इसमें से कोई एक नहीं मिल सकती। अगर लेना है तो दोनों ही लेना पड़ेगा, या नहीं? मनदीप बोलकर मुस्कुरा देता है और गिलराज के जवाब का वेट कर रहा था। गिलराज बहुत सोचने के बाद, मुझे दोनों चाहिए, लेकिन थोड़ा डर भी है कि जब दीपिका वापस आएगी तब कुछ हो न। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से खुशी को कुछ हो। मनदीप गिलराज के हाथ पे अपना हाथ रख के, कुछ नहीं होगा और मुझे यकीन है तुम सब कर सकते हो। और जब दीपिका आएगी तब सब कुछ बदल चुका होगा। जब तुमने ये फैसला लिया कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना ठीक है उसके अच्छे के लिए, तो वो वहां ठीक होकर ही आएगी और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। गिलराज मुस्कुरा के मनदीप से, मुझे तेरी फ्रेंडशिप और तेरी बहन दोनों चाहिए। अब मनदीप भी मुस्कुरा देता है, मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मनदीप के बोलते ही गिलराज मनदीप को घूर के देखने लगता है और बोलता है, और भी कुछ हो तो बता देना सब एक साथ। गिलराज का ऐसा रिएक्शन देख के मनदीप हंसने लगता है और हंसते हुए, फिक्र मत कर, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं। खुशी से ये बात मत बोलना। मैं चाहता हूं कि वो मुझे खुद से बताए। जो छोटी से छोटी बात मुझसे शेयर करती थी उसने ये बात मुझसे छुपाई, मुझे अच्छा नहीं लगा और तुम उससे कुछ भी नहीं कहोगे। गिलराज मनदीप की बात मान जाता है और गिलराज मनदीप से, राम्या कैसी है? राम्या कैसी है पूछने के बाद गिलराज मनदीप की तरफ देख के, मैं नाम ले सकता हूँ। वो मुझे अपनी बहन की तरह लगती है, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया, अगर तुझे ठीक न लगे तो। गिलराज आगे बोलता उससे पहले ही मनदीप बोल पड़ता है, ये ठीक बात नहीं है, भाभी से बहन बहन बनाने की जरूरत नहीं, पहले से ही मेरा एक छोटा सा साला है, वो एक ही काफी है, अब और नहीं चाहिए। तभी मनदीप के पीछे से आवाज आती है, क्यों नहीं चाहिए? मेरा कोई भाई बनना चाहता है तो बनने दीजिए ना। ये राम्या थी जो मनदीप के पीछे तरफ से बोलते आ रही थी। राम्या ने गिलराज की भाई बहन वाली बात सुन ली थी। राम्या के साथ खुशी भी थी, खुशी ही राम्या को लेकर आई थी। खुशी को देख के गिलराज के मन में बहार छा गई थी, लेकिन खुशी गिलराज को नहीं देखती और मनदीप के और राम्या के बीच आकर खड़ी हो जाती है। मनदीप अपना गला साफ करते हुए गिलराज को देखता है। गिलराज समझ गया था कि मनदीप क्या कहना चाह रहा है। मनदीप के खांसते ही गिलराज अपनी नजरें खुशी से हटा लेता है। राम्या मनदीप से, क्यों? अगर मुझे कोई बड़ा भाई मिल गया तो अच्छी बात है। राम्या गिलराज की तरफ देख के, मैं तो तैयार हूं आपकी बहन बनने के लिए, आप मुझे अपनी बहन बनाओगे या नहीं? गिलराज मनदीप की तरफ देखता और कुछ बोल भी नहीं पाता। राम्या गिलराज से, आप उनकी तरफ मत देखिए, आपको जो लगता है आप वो बोल सकते हैं।